मेरा मेरी बीवी के साथ झगड़ा हो जाता है। हमारा झगड़ा इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि मैं जो पैसे कंपनी के एम्प्लॉइज़ को सैलरी देने के लिए बचा के रखे थे, उसने वो पैसे अपने मेकअप और अपनी शॉपिंग पर खर्च कर दिए। ये सुनने के बाद मुझे काफ़ी गुस्सा आता है। मैं उससे कहता हूँ काफ़ी सारे लोग अपनी सैलरी का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें पैसे देने के लिए हमने जो घर पिछले साल खरीदा था, उसे बेचना पड़ेगा। ये सुनने के बाद मेरी बीवी गुस्से में कहती है, हम वो नहीं बेच सकते। मैं उससे कहता हूँ, वो घर मैंने अपने खुद के पैसों से खरीदा था, तो तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। पर तभी मेरी बीवी मुझे बताती है, मैंने वह घर मेरे छोटे भाई को दे दिया। उसके बाद वो अपना पर्स उठाती है और गुस्से में मुझसे कहती है, तुम मेरे सामान को हाथ नहीं लगा सकते। मुझे काफ़ी गुस्सा आता है और उससे वह पर्स मैं छीनने लगता हूँ। मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उससे वो पर्स छीन लेता हूँ और उस पर्स को चेक करने लगता हूँ, क्योंकि उस घर के डॉक्यूमेंट्स उसके पर्स में थे। पर जैसे ही मैं पर्स चेक करता हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता। मेरी बीवी मुझे बताती है, मैंने तुमसे कहा तो मैंने वो घर अपने भाई को दे दिया है। हम उस घर में उसकी शादी करेंगे। तुम वैसे भी मुझे पैसे नहीं देने वाले थे। ये सुनने के बाद मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं उसे कहता हूँ, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। ये सुनते ही मेरी बीवी हैरान हो जाती है। वो कहती है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? मैं सोफे से उठता हूँ और कहता हूँ, मुझसे अब और नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। मैं सच में तुम्हारे प्यार में अंधा हो चुका था। और ये कहकर मैं अपने घर से निकल जाता हूँ। मैं रास्ते में चलते चलते काफ़ी सोच विचार में था। मैं इतनी गहरी सोच में था कि मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कब रोड के बीच में आ चुका हूँ। मैं रोड पे चल ही रहा होता हूँ, तभी एक कार मुझे आकर ठोकर मार देती है। मेरा फ़ोन उस टक्कर की वजह से मेरे हाथ से छूटकर हवा में उड़ने लगता है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मुझे कुछ चीज़ें दिखाई देती है। एक आवाज़ मुझे सुनाई देती है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तभी सब कुछ शुरू होता है और जैसे ये आवाज़ बंद होती है, मुझे एक लाइट दिखाई देती है और अचानक से मेरी आंखें खुलती है। मैं तुरंत घबराया हुआ उठता हूँ। मेरे मन में एक ही सवाल था, मैं ज़िंदा कैसे बच गया? मेरा ध्यान अपनी आसपास की चीज़ों पर जाता है। मैं एग्ज़ाम रूम में बैठा हुआ था। मुझे याद आता है, ये एग्ज़ाम तो मैंने कॉलेज लाइफ़ शुरू होने से पहले दिया था। मेरा ध्यान मेरे टीचर की तरफ जाता है। वह बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वह हुआ करते थे। मैं अपने क्वेश्चन पेपर को देखता हूँ जिसमें डेट पड़ी होती है और ये कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम था। मैं कसकर अपने पैर पे पंच करता हूँ और मुझे दर्द महसूस हो रहा था। ये पहली बार था जब दर्द होने भी मुझे खुशी होती है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हो जाता हूँ क्योंकि इस मोमेंट पे मुझे पता चल चुका था। मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ। आगे स्टोरी में जो होने वाला है वो सबको शॉक कर देगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अब मैं अपनी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराऊँगा। मैं तुरंत घड़ी की तरफ देखता हूँ। एग्ज़ाम खत्म होने में 45 मिनट बचे थे क्योंकि अब मैं समय में पीछे आ चुका हूँ, इसीलिए मुझे टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। मैं तुरंत अपना पेपर लिखना शुरू कर देता हूँ। ये एग्ज़ाम इंग्लिश का होता है, मुझे इंग्लिश इतने अच्छे से तो नहीं आती। पिछली बार मेरे एग्ज़ाम खराब जाने की वजह से मैं एक बेकार के कॉलेज में चला गया था। मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊँगा। मैं क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखने लगता हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी पिछली ज़िंदगी की मेमोरीज़ हैं। इसीलिए मैं याद करने की कोशिश करने लगता हूँ कि सही आंसर्स कौन से हैं। मैं अपने दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा जोर डालता हूँ और धीरे-धीरे करके मुझे सारे आंसर सही याद आने लगते हैं। मैं हर एक आंसर को सही लिखना शुरू कर देता हूँ। मैं अपने मन में सोचे जा रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे सारे आंसर याद आ गए। शायद से भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है। मैं तुरंत अपना एग्ज़ाम लिखना शुरू कर देता हूँ बिना किसी देरी के। टीचर्स सारे लोगों पर ध्यान दे रहे होते हैं ताकि कोई चीटिंग ना कर सके। मेरा पेपर कुछ देर में हो जाता है। मैं अपने मन में सोच रहा होता हूँ, इस बार मैंने पूरा पेपर सही करा है। अब मुझे उस बेकार के कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा। पूरा पेपर करने के बाद मैं बैठकर आराम करने लगता हूँ। तभी एग्ज़ाम की जो बेल होती है वो बच जाती है, यानी एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। मैं तुरंत एग्ज़ाम रूम से बाहर आता हूँ और हॉल में चलते हुए सोच रहा होता हूँ, इस बार मुझे फ्यूचर में क्या बनना चाहिए? मैं जो कि पिछली ज़िंदगी में मेरी बीवी, मैं इस बार उसे अपनी ज़िंदगी खराब करने नहीं दूँगा। मेरा नाम है शयान और मैं टाई में पीछे आ चुका हूँ। मेरे चेहरे पर एक अजीब-सी मुस्कान होती है, मानो जैसे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जब मैं स्कूल से निकल कर आगे जा रहा होता हूँ, तभी पीछे से कोई मुझे आवाज़ देता है, "अरे ओए शयान, मेरे लिए तो रुको।" मैं तुरंत पलट कर देखता हूँ और मैं देखता हूँ मेरा एक पुराना दोस्त मेरी तरफ भागते हुए आ रहा होता है। वो कह रहा होता है, "शयान, आखिर तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं करा?" मैं अपने उस दोस्त को देखकर खुश हो जाता हूँ। "अरे मेरे भाई, वे तुम कहाँ रह गए थे?" वे मेरे पास आता है और मेरे कंधे पर हाथ रखता और कहता है, अरे यार, मैं बस तुझसे कुछ ही दिन नहीं मिला था और तू मुझे भूल गया। क्या एग्ज़ाम ने तेरा दिमाग ख़राब कर दिया?" मैं उससे मुस्कुराते हुए कहता हूँ, "अरे नहीं यार, सब ठीक गया। चलो चलते हैं।" वे मेरा स्कूल टाई, "यार तुम तो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हो।" उसके बाद वो मेरे पास भागते हुए आता है और मुझसे कहता है, "चल, आजा, दूसरे स्कूल के भी चक्कर लगा लेते हैं।" मैं उससे कहता हूँ, "पर क्यों?" वो कहता है, "क्यों से तेरा क्या मतलब है मैगिया को देखने, और क्या तुम हर टेस्ट देने के बाद उसे देखने नहीं जाते थे उसके स्कूल में? क्या तुम ये भी भूल चुके हो?" मैगिया का नाम सुनकर मुझे थोड़ा-सा गुस्सा आ जाता है और मैं कहता हूँ, "नहीं, मुझे उसे देखने नहीं जाना।" और ये कहने के बाद मैं जल्दी-जल्दी आगे जाने लगता हूँ। वो पीछे से आते हुए कह रहा होता है, "हे! इतनी तेज़ भी मत भागो।" वो मुझे रोक कर कहता है, "और मैं गया, वो तो तेरी 3 सालों की क्रश है। तुम हर सुबह उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट भी लेकर आते थे। वो भी 3 सालों तक लगातार, तो अचानक से तुम्हें क्या हो गया है?" ये सुनने के बाद मैं वैसे कहता हूँ, "नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर सकूँ।" ये सुनने के बाद वो कहता है, "शयान, आज तुम काफ़ी अजीब लग रहे हो।
तो मैं आखिर हुआ क्या? मैं उससे कहता हूँ, हाँ मुझे भी लगता है कि मैं थोड़ा वियर्ड बन चुका हूँ। तभी मुझे किसी और पर्सन की आवाज़ होती है। मैं तुरंत उधर पलट कर देखता हूँ। तब मैं देखता हूँ मेरी आंखों के सामने मेरी मॉम खड़ी होती है। वो मुझे अपने पास बुलाती हैं। मैं वैसे कहता हूँ, आज के लिए बहुत हो गया भाई, चल कल रात नेट कैफ़े में मिलता है, मैं अभी जा रहा हूँ। ये कहकर मैं वहाँ से जाने लगता हूँ। ये पीछे से कह रहा है, यार ये बातों को कितनी जल्दी बदलता है। मैं अपने पेरेंट्स के पास भागते हुए चला जाता हूँ। मेरे मॉम एंड डैड दोनों मुझे लेने के लिए आए होते हैं। मैं उनके साथ कार में बैठ जाता हूँ। मेरी मॉम्स मुझसे टेस्ट के बारे में पूछती हैं। ये सुनने के बाद मेरे डैड, जो कि कार को ड्राइव कर रहे होते हैं, वो कहते हैं, हमने एग्री करा था कि हम उससे इस बारे में नहीं पूछेंगे, तुम उस पर प्रेशर मत डालो। मेरी मॉम यह सुनने के बाद कहती है, मुझे बस मेरे बेटे की चिंता है ना कि आपके बिजनेस की। मैं आराम से कार में बैठा होता हूँ और मैं अपनी मॉम डैड से कहता हूँ, आप लोग चिंता मत करिए, मैंने काफ़ी अच्छा करा है। ये सुनने के बाद मेरी मॉम कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? मैं उनसे कहता हूँ, मेरे नंबर एवरेज से ज़्यादा आएंगे, मेरे नंबर्स के साथ मैं टॉप यूनिवर्सिटी में भी जा सकता हूँ। ये सुनने के बाद मेरे डैड खुश हो जाते हैं और वो खुशी में कहते हैं, चलो चलते हैं, इसी बात पर कुछ खाकर आते हैं, मेरे बेटे आज रात में तुम्हारे साथ ड्रिंक करूंगा। मेरी मॉम भी काफ़ी खुश होती है और वो कहती है, जो पहले से पता था, मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा समझदार है। मैं अपने मन में सोच रहा होता हूँ, मेरी पिछली ज़िंदगी में मैंने बहुत सारी बेवकूफ़ी करी थी, इसीलिए आप दोनों को बहुत सारी मुश्किलें उठानी पड़ी थी। मैं दोबारा वो सब गलतियाँ नहीं करूँगा। बाहर खाना खाने के बाद हम अपने घर पर वापस आ जाते हैं। मैं टॉवल से अपना चेहरा पोंछ रहा होता हूँ। मैं मिरर में खुद को देखने लगता हूँ। अपने मन में सोचता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आपको ऐसी इंटेंस एनिमे स्टोरीज़ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर। मेरी बॉडी वापस से पहले जैसी हो गई है। मैं मिरर में खुद को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। मैं वॉशरूम की लाइट्स को टर्न ऑफ करता हूँ और अपने मन में सोच रहा होता हूँ, मैं गया हूँ। तुम इतनी भी कुछ खास नहीं थी, पर पता नहीं क्यों मुझे तुमसे प्यार हो गया, क्योंकि उसने मुझे कभी मना नहीं करा था। इसीलिए मुझे लगा था कि वो मुझे पसंद करती थी। पर अब मुझे समझ आ रहा है कि वो बस मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। मैं बस उसका बैकअप प्लान था। मैं अपने कमरे में जाकर एक चेयर पर बैठ जाता हूँ और अपने फ़ोन चेक करने लगता हूँ। मैं देखता हूँ मैंने मैग्यू का नाम बेबी करके सेव कर रखा था, जो कि मुझे अब काफ़ी ज़्यादा क्रिंज लगता है। मैं तुरंत सेव इट कॉन्टैक्ट में जाकर वो नाम हटा देता हूँ। तभी मुझे मैग्याओ का मैसेज आता है, जो कि उस मैसेज में कह रही होती है, तुम आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं अपने मन में सोचता हूँ, फाइनली इस महारानी को रियलाइज़ हो गया कि मैंने इसका पीछा करना बंद कर दिया है। मैं मैग्याओ का जवाब देते हुए कहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था। हम मैग्याओ को देखते हैं, जो कि अपने घर पर बैठी होती है और वो ये मैसेज देखकर गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, तुम कैसे बेवकूफ़ हो? अगर तुम ऐसे ही मुझसे बात करने वाले हो तो मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगी। ये कहकर मैग्याओ अपना फ़ोन रख देती है। मैं तुरंत उसका ये मैसेज देखता हूँ और रिप्लाई में कहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं भी अपना फ़ोन रख देता हूँ और जाकर विंडोज़ की तरफ खड़ा हो जाता हूँ। मैं अपने आप से कह रहा होता हूँ, कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम सिर्फ मेरा पहला स्टेप है। इन दिनों सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता। काश मुझे लॉटरी के नंबर्स याद आ जाए। ई-कॉमर्स भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। मैं यूबर बनकर वीडियोज़ भी बना सकता हूँ और लाइव स्ट्रीम भी कर सकता हूँ, पर वह सब अभी से करना काफ़ी जल्दी हो जाएगा। अभी 2004 चल रहा है। ओह! मुझे याद आया। एक स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फटा था। 2014 से लेकर 2015 तक। हाँ, मुझे सही चीज़ याद आई, स्टॉक मार्केट। वे स्टॉक्स 2000 पॉइंट्स से बढ़कर 5000 पॉइंट्स तक पहुंच गए थे। अगर कोई गधा भी वो स्टॉक्स खरीद लेता है तो वह बहुत अमीर बन जाएगा। पर स्टॉक को खरीदने के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे। मुझे किसी भी तरह पैसों का जुगाड़ करना होगा। मैं अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ और मैं देखता हूँ मेरी मॉम हॉल में सोफे पर बैठकर किताब पढ़ रही होती है। मैं तुरंत उनके पास जाता हूँ और ज़मीन पर बैठ जाता हूँ और उन्हें मस्का लगाते हुए कहता हूँ, मेरी प्यारी और अच्छी मर, मेरी बात सुनिए। क्या मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में बात कर सकता हूँ? मेरी मॉम कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती हैं, तुम्हें किस बारे में बात करनी है? मैं उनसे कहता हूँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? और ये कहते हुए मैं कुछ आंसू भी बहा देता हूँ। ये सुनने के बाद मेरी मॉम कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें 500 दूंगी, जाओ और उन पैसों को मेरे पैसे निकाल लो। ये सुनने के बाद मैं मेरी मॉम से कहता हूँ, मॉम अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटी में चला जाता हूँ तो मेरे ग्रैंडपा और सारे लोग मुझे पैसे देंगे और मुझे ग्रेजुएशन पार्टी में भी काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे गिफ्ट में। क्या मैं वो सारे पैसे खुद यूज़ कर सकता हूँ? ये सुनने के बाद मेरी मॉम थोड़ा गुस्सा होती है और वो कहती है, तुम शैतान बच्चे, तुम्हारे एग्ज़ाम अभी अभी खत्म हुए हैं और अभी से तुम्हारी नज़र पैसों पर पड़ गई है। ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अगर तुम टॉप यूनिवर्सिटी में जा रहे तो वह सारा पैसा तुम्हारा है। मेरी मॉम से ये सारी बातें करने के बाद मैं अपने बेड पर जाकर सो जाता हूँ और डायरेक्ट सुबह ही मेरी आंखें खुलती हैं। मैं तुरंत उठता हूँ और अपने रूम से बाहर आ जाता हूँ। मैं फ्रिज में से कुछ एग्स लेता हूँ और किचन में आकर ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता हूँ। मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद से ही बना रहा था। ये करते हुए मुझे मेरी मॉम देख लेती हैं। वो मेरे डैड को बुलाते हुए कहती हैं, ज़रा यहाँ आइए, देखिए तो ज़रा हमारा बेटा क्या कर रहा है। मेरे डैड आते हैं और वो मुझे किचन में देखकर काफ़ी हैरान होते हैं और वो कहते हैं, ये तो ब्रेकफास्ट बना रहा है। मैं अपने मन में कह रहा होता हूँ, मैं शादी के बाद कभी भी किचन में नहीं आई थी। मैंने बहुत कोशिश करी थी उसे कुकिंग सिखाने की। वो बस मुझसे गुस्से में कहती थी, अगर तुम घर पे हो तो मुझे खाना बनाने की क्या ज़रूरत है? अगर मैंने तुमसे शादी करी है तो मैं खाना क्यों बनाऊँ? मैं अपने मन में कहता हूँ, क्या पागल औरत थी वो? मैं अपने हाथों से बनाया हुआ खाना टेस्ट करता हूँ और वो काफ़ी अच्छा बना होता है। मैं टेबल पे सबके लिए ब्रेकफास्ट लगा देता हूँ। मेरी मॉम डाइनिंग टेबल पे बैठकर मेरे डैड से कहती है,
क्या ये हमारे बेटे का कोई डुप्लीकेट तो नहीं है? मैं उन लोगों से कहता हूँ जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करिए, वरना आप लोगों को काम के लिए देर हो जाएगी। मेरे डैड को मेरे हाथों का खाना काफ़ी अच्छा लगता है और वो कहता है, शायन ये सब तुमने काफ़ी मज़ेदार बनाया है। आखिर तुमने कुकिंग करना कब सीखा? मैं अपने फ़ोन को हाथ में उठा रहा हूँ और कहता हूँ मैंने खाना बनाना फ़ोन पे देखकर सीखा है। अपना फ़ोन चला रहा होता है और वो कहता है मैं इस बार अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा। वो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है और उनसे कहता है ठीक है, मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा जहां पर मैं तुमसे हमेशा मिलता हूँ। सीन वापस से मेन गियाओ के ऊपर शिफ्ट होता है। वो घर पर लेटी टीवी देख रही होती है। फिर वो अपना फ़ोन उठाती है और अपनी एक दोस्त को कॉल करती है और उसे बताती है, पता नहीं शायन के साथ क्या हुआ है। पहले वो मुझे हर दिन गुड नाइट और गुड मॉर्निंग के टेक्स्ट भेजा करता था, पर कल से तो उसने मेरा रिप्लाई भी नहीं किया है। वह मुझे नखरे दिखा रहा है। मंग्याओ की दोस्त कहती है उसे इग्नोर करो और फिर वो भागता खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। जब उसे पता चलेगा कि तुम्हें इग्नोर करके उसे कुछ नहीं मिलने वाला तो वो तुम्हें और ज़्यादा स्पॉइल करेगा। मैग्याओ कहती है इन ट्रिक्स का यूज़ करके वो मेरी अटेंशन लेना चाहता है। मैं कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हूँ उसके इस छोटे से गेम में फंसने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी और उसके दोस्त रे के ऊपर। रे काफ़ी हैरानी में कहता है, आखिर तुझे आज हुआ क्या है? तुम पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर रहे हो? मैं उससे कहता हूँ तुम्हें क्या लगता है हम पढ़ाई क्यों करते हैं? वे जवाब में कहता है हम पढ़ाई एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए करते हैं ताकि हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सके। मैं वे से कहता हूँ तुम एक अच्छे कॉलेज क्यों जाना चाहते हो? वे कहता है ताकि हमें एक अच्छी जॉब मिल सके। मैं उससे कहता हूँ तुम्हें जॉब क्यों करनी है? वे थोड़ा हैरान होता है और कहता है ताकि हम पैसे कमा सके। मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ और उससे कहता हूँ अब तुम आए हो ना, काम की बात पे पैसा कमाना ही मैटर करता है। ये सुनने के बाद वे हैरान हो जाता है। मैं आगे चलते हुए उससे कह रहा होता हूँ अगर तुम अभी कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं ढूंढ लेते तो जब कॉलेजेस की छुट्टियां चालू होंगी तब तुम्हें कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। मैं एक शॉप पे रुकता हूँ और उनसे कहता हूँ प्लीज़ हमारे लिए 2 लेमन नेट्स लेकर आई है। वो शॉपकीपर कहती है आपकी 2 ड्रिंक्स के हुए $16। ये सुनने के बाद मैं वैसे कहता हूँ चल बे वे पैसे निकाल। आज मेरी ड्रिंक के पैसे तुम दोगे, जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें $30 की स्टारबक्स की कॉफ़ी पिलाऊंगा। वे बेचारे को घंटा कुछ समझ नहीं आता, वो ड्रिंक्स के पैसे दे देता है। ये लोग आगे चलकर एक जगह पर बैठकर अपनी ड्रिंक्स पीने लगता है। अरे शयन, मैं तुझे कुछ बताना चाह रहा था। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा है कि अगर मैं टॉप कॉलेज में चला जाता हूँ तो वह मुझे अच्छे खासे पैसे देंगे। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ पर तुम अच्छे कॉलेज में नहीं जाने वाले, उम्मीद छोड़ दो। वे कहता है तुम्हें कैसे पता मैं टॉप कॉलेज में नहीं जाने वाला? मैं उससे कहता हूँ असल में मुझे कल रात सपना आया था कि बहुत मुश्किल से ही तुम सेकंड ईयर पे पहुंचे हो और मैंने अपने सपने में तुम्हारी बीवी को भी देखा और ये भी देखा कि वो तुम पर चीट कर देती है। ये सुनने के बाद वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है अबे तेरी तो तू क्या बात कर रहा है, तू अब अपने दोस्त को श्राप देगा? ये सुनने के बाद मैं हंसता हूँ और कहता हूँ अरे ठीक है यार, कोई ना होता है, चलो उस जगह पर भी चलते हैं। मैं अपने हाथ को पॉइंट आउट करता हूँ एक नीट म्यूजिक पब की तरफ। वो कहता है नहीं यार, मैं नहीं जाऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। मैं मुस्कुराते हुए उससे कहता हूँ ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम मत जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। उसके बाद मैं उस शॉप में आ जाता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ हाय, क्या आप समर वर्कर्स को हायर कर रहे हैं? एक एम्प्लॉय टेबल को क्लीन करते हुए कहती है हमारे बॉस अभी पीछे वाले रूम में है, आप थोड़ा इंतजार करिए। ये कहकर वो एम्प्लॉय बॉस को बुलाने चली जाती है। तभी मेरे पीछे से कोई बोलता है और कहता है हैंडसम, ज़रा इधर देखो। मैं जब उधर पलट कर देखता हूँ तो वो एक लड़की होती है जो कि काफ़ी सुंदर दिख रही होती है। वो मुझसे कहती है क्या तुम जॉब ढूंढ रहे हो? मैं उस लड़की से कहता हूँ हाँ, मैं इस समर के अब मैं फ्री हूँ। वह लड़की सोफे पर बैठ जाती है और कहती है क्या तुम्हारे पास कोई स्किल्स है? मैं उससे कहता हूँ हाँ, मेरी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा है। ये सुनकर वो लड़की हंसती है और मुझसे कहती है ठीक है, मैं अब तुमसे मजाक करना बंद करती हूँ, तुम खड़े क्यों हो, तुम भी बैठ जाओ। मैं सोफे पर बैठ जाता हूँ। वो लड़की कहती है हमारी शिफ्ट 5 बजे से लेकर 11 बजे तक है, सैलरी 2,800 से ज़्यादा होगी और अगर तुम कोई भी छुट्टी नहीं करते हो तो 150 एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये ऑफर कैसा है? ये सुनने के बाद मैं अपने मन में सोचने लग जाता हूँ, इस हिसाब से मुझे हर दिन 6 घंटे काम करना पड़ेगा। ये जॉब बाकी की जॉब से इजी है और सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं बिना देर करे उस लड़की से कहता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं काम कब से शुरू कर सकता हूँ? वो लड़की मुझसे कहती है तुम आज से ही काम स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये सुनकर थोड़ा हैरान होता हूँ और उस लड़की से कहता हूँ क्या मैं कल से नहीं शुरू कर सकता? असल में मुझे पहले अपनी फैमिली से बात करनी होगी। वो लड़की कहती है ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उस लड़की को अपना नाम बताता हूँ और उससे कहता हूँ आपका नाम क्या है? बॉस लेडी। वो कहती है मेरा नाम तो यूवी है। मैं उस शॉप से निकलते हुए कहता हूँ तो मैं आपसे कल मिलता हूँ। मिस यूवी, जब हमारा एमसी यहाँ से जा रहा था तब वह लड़की यानी यूवी अपने मन में कह रही होती है एक्चुअली हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, पर इस जैसे लड़के का यहाँ होना काफ़ी मज़ेदार होगा। मैं तुरंत अपने दोस्त वे के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ मुझे नौकरी मिल गई, चलो अब यहाँ से चलते हैं। वे यह सुनने के बाद काफ़ी हैरान होता है और वो कहता है तूने क्या कहा? क्या जॉब पाना इतना ईज़ी होता है? मैं उससे कहता हूँ और क्या तुमने मौका गवा दिया? जो वहाँ की ओनर है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और उसकी आवाज़ काफ़ी प्यारी है। अभी तक सब नॉर्मल लग रहा है लेकिन अगला सीन पूरा गेम बदलने वाला है। उसके बाल बहुत लंबे हैं और वो खुद भी काफ़ी लंबी है। ये सुनने के बाद भी कहता है अरे यार मुझे भी इससे मिलवाओ। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ हाँ हाँ, सपने मत देखो, खुद से जाओ अगर तुम्हें उसे देखना है तो।
ये सुनने के बाद वे कहता है, अरे यार चलो भी ना। मैं वे से कहता हूँ, हे वे तुम अमीर बनना चाहते हो? वे कहता है, ऑफ कोर्स यार। मैं वे से कहता हूँ, तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, ऐसा तो मेरे दोस्त भी करते हैं मेरे साथ। खैर स्टोरी पे वापस आते हैं। मैं वे से कहता हूँ, मैं तुम्हें अगले साल डबल पैसे वापस करूंगा। वे कहता है, तुम क्या करने वाले हो? मैं उससे कहता हूँ, मुझे एक जगह के बारे में पता है, एक इंटरनेट कैफ़े जहाँ पर अगर तुम 500 डिपॉजिट करोगे तो तुम्हें 1,000 का बोनस मिलेगा। मैं वे को एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता हूँ, तुम्हें वो पत्ती दिख रही है जो सबसे ऊपर है? अगर तुमने उसे छू लिया तो तुम बॉस हो। वे और मैं तुरंत जाकर उस पत्ती को छूने के लिए जंप करने लगता है। मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था ये करने में। तभी वे उस पत्ती को छू लेता है। हम बैठ जाते हैं। वे मुझसे कहता है, हे शयन, तुमने वो देखा ना? मैंने उस पत्ती को टच कर लिया था। हम दोनों ही घास पर बैठकर हंसने लगते हैं। तभी मैं वे से कहता हूँ, वे तुम काफ़ी लकी हो, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इस लाइफ में। अगर मैं कभी अमीर बनता हूँ तो तुम भी मेरे साथ होगे। ये सुनने के बाद वे कहता है, वो तो हमारा फ्यूचर ही बताएगा। सीन शिफ्ट होता है मेरे घर पर। मैं अपने मॉम एंड डैड के साथ बैठा होता हूँ और उन्हें अपनी जॉब के बारे में बता देता हूँ। ये सुनने के बाद मेरी मॉम कहती है, नहीं, तुमने अभी कॉलेज एग्ज़ाम फिनिश करा है, तो तुम अभी से ही काम क्यों करना चाहते हो? तुम आराम से बस घर पर मज़े करो। मैं मेरी मॉम से कहता हूँ, मॉम, मुझे बस 2 महीनों के लिए काम करना है और उसके बाद जो पैसे मैं कमाऊँगा, उससे मैं ट्रैवल करूँगा। ये सुनने के बाद मेरी मॉम कहती है, तुम कहाँ ट्रैवल करना चाहते हो? और उसके लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वह पैसे मैं तुम्हें दूँगी। मैं अपना सर पकड़ लेता हूँ। मॉम को बनाना कितना मुश्किल है। मैं अपने डैड को आवाज़ देता हूँ ताकि वह इस मैटर के बीच आ सके। मेरे डैड मेरी बात इशारों से ही समझ जाते हैं। वो मॉम से कहते हैं, श्रेया बड़ा हो चुका है, काम करने से उसे एक्सपीरियंस मिलेगा, इसीलिए ज़्यादा चिंता करना बंद करो। ये सुनने के बाद मॉम कहती हैं, तो अब तुम दोनों आपस में मिल गए हो? वो गुस्सा हो जाती हैं। मैं मॉम से कहता हूँ, मॉम रिलैक्स हो जाइए, अगर डैड और आपकी फाइट होती है तो मैं आपकी साइड लूंगा। ये सुनने के बाद डैड कहते हैं, अरे तुम कितने पलटू आदमी हो यार, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ और तुम मेरे ही खिलाफ चले गए। इस फैमिली मोमेंट में सब हंसने लगते हैं। तभी शैन को उसके दोस्त का मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है, क्या तुमने ग्रुप चैट चेक करी? 2 दिनों बाद क्लास के सारे लोग मिल रहे हैं। हम वहाँ पर कैरियोके जाएंगे और साथ में डिनर भी करेंगे। श्वेन अपने दोस्त से कहता है, मैं अभी बिजी हूँ, तुम पार्टी के लिए भी बिजी हो? मैं गया भी वहाँ पर आएगी। मैं रिप्लाई में अपने दोस्त को कहता हूँ, वो आए या ना आए मुझे उससे क्या। मेरा दोस्त मुझे कहता है, बस भी कर यार, नॉन चैलेंज बनने की एक्टिंग मत कर। अगर ऐसा ही है तो दोबारा तू कभी मैगिया से बात मत करना। मैं अपने फ़ोन को साइड में रख देता हूँ और अपने कंप्यूटर को देखने लग जाता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है अगले दिन उसी शॉप में। शयन यहाँ पर आ चुका होता है। वो कहता है, बॉस मैं आ गया। मेरी बॉस कहती है, ओ तुम तो सच में आ गए। इस ज़माने के बच्चे कोई काम को ज़्यादा दिनों तक नहीं करते। मैं यह सुनने के बाद उनसे कहता हूँ, मैं हमेशा अपने प्रोमिसेस निभाता हूँ। यह सुनने के बाद मेरी बॉस स्माइल करती है और मुझसे कहती है, तुम्हारा काम सिंपल है, बस कुछ ड्रिंक्स को सर्व करना और बाकी साफ सफाई करना। जाओ और पहले जाकर यूनिफॉर्म पहन लो। बॉस की ये कहने के बाद मैं चेंजिंग रूम में आ जाता हूँ और काम पर की यूनिफॉर्म पहन और सारी चीज़ों को सेट करना शुरू कर देता हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स आए होते हैं। 2 लड़कियाँ ड्रिंक्स कर रही होती हैं और एक कपल भी आया होता है। तभी मेरी बॉस मुझसे पूछती है, श्रियान तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं उनसे कहता हूँ, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उस कपल को देखते हुए मैं अपने मन में सोचता हूँ, पहले मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ मैग्याओ के लिए हुआ करता था। मैं किसी और पर ध्यान भी नहीं देता था। मेरी बॉस मुझसे कहती है, पर तुम तो बहुत हैंडसम हो, क्या स्कूल में लड़कियां तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी? मुझे पक्का पता है तुम्हारे पीछे बहुत सी लड़कियां पागल होंगी, इसीलिए मुझसे झूठ मत बोलो। मैं ये सुनने के बाद बॉस से कहता हूँ, अरे कसम से मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे नहीं लगता किसी को डेट करना कोई अच्छी चीज़ होती है। ये सुनने के बाद मेरी बॉस कहती है, तुम्हें डेटिंग करना पसंद है, तो फिर तुम्हें क्या करना पसंद है? मैं मेरी बॉस से कहता हूँ, मुझे पैसे पसंद है, पर मैं हंसने लगता हूँ। ये सुनने के बाद मेरी बॉस कहती है, तुम सच में कितने बड़े पागल हो पैसों के पीछे, जबकि अभी तुम बस एक हाई स्कूलर हो। तभी यहाँ पर एक पर्सन आता है जिसके पास गिटार होता है। वह तुरंत माइक की ओर जाता है और परफॉर्म करना शुरू कर देता है। एक एम्प्लॉय बॉस से कहती है, मैडम ये आज फिर से देर से आया है। बॉस कहती है, अरे छोड़ो, इन दिनों अच्छे सिंगर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। वो सिंगर अपना परफॉर्मेंस शुरू कर देता है। मैं तुरंत बॉस के पास जाता हूँ और कहता हूँ, आखिर ये बंदा एक दिन में कितने कमा लेता होगा? मेरी बॉस मुझसे कहती है, ये 2 घंटे गाना गाने का $50 चार्ज करता है, तो मैं इससे जलन तो नहीं होगी? वो सिंगर अपने स्टेज पर आराम से परफॉर्म कर रहा होता है। उसकी सिंगिंग को सुनकर मैं अपनी बॉस से कहता हूँ, पर वो इतना भी अच्छा नहीं गा रहा है। ये सुनने के बाद मेरी बॉस कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि ये अच्छा नहीं गा पा रहा है तो कैसा रहेगा आज रात? इसके बाद तुम गाओ, अगर तुम इससे बेटर गाते हो तो मैं तुम्हें $100 एक्स्ट्रा दूंगी। ये सुनने के बाद मैं थोड़ा सोच में पड़ जाता हूँ और अपने मन में कहता हूँ, पिछली ज़िंदगी में मैंने कुछ सालों तक गिटार की प्रैक्टिस करी थी ताकि मैं मैग्याओ को इम्प्रेस कर सकूं। तो हाँ, मैं गिटार बजा सकता हूँ। मैं बॉस से कहता हूँ, हाँ ये ठीक है, मैं कर लूँगा। तभी मेरे फ़ोन पे किसी का मैसेज आता है और मैं अपने फ़ोन को पलट कर रख देता हूँ। ये देखने के बाद मेरी बॉस कहती है, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। मैं अपनी बॉस को बताता हूँ, वो नोटिफिकेशन क्लास रियूनियन की थी। मैंने उनसे कह दिया कि मैं नहीं आने वाला। ये सुनते ही मेरी बॉस कहती है, तो ये बात है, हाई स्कूल रियूनियन जल्दी नहीं हुआ करते हैं, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। क्या तुम काम से छुट्टी मांगने के लिए शर्मा रहे हो?
मैं टेबल को साफ करते हुए कहता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। असल में मुझे रियूनियंस काफ़ी बोरिंग लगता है। मेरी बॉस मुझसे कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छुट्टी दे रही हूँ, तुम कल काम पर मत आना। वैसे भी अगर एक पर्सन गायब होगा तो शॉप को कोई नुकसान नहीं होगा। ये सुनने के बाद मैं मेरी बॉस से कहता हूँ, ठीक है, मैं समझ गया, आपका शुक्रिया। मैं ड्रिंक्स के ग्लास को अपने हाथों पर पकड़े होता हूँ और अपने मन में कहता हूँ, ठीक है, मैं गया हूँ। टाइम आ चुका है जब तुम एक नए श्यान से मिलोगे। मैं वो ड्रिंक्स सारे कस्टमर्स में सर्व कर देता हूँ। मैं वापस आकर बॉस से बातें कर रहा हूँ। तभी वह सिंगर अपना परफॉर्मेंस खत्म करके यहाँ से जाने लगता है। और मेरी बॉस उसे रोक लेती है और कहती है, हे देखो, हमारे यहाँ पर एक नया समर वर्कर आया है। इसका नाम शान है और ये गाना भी गा सकता है। क्या तुम बैकअप में इसके साथ गाना गाओगे? ये सुनने के बाद वो सिंगर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, मैं इसके लिए प्ले करूँ। आवाज़ में इमोशंस होते हैं जो कि उस सिंगर तक को हैरान कर देते हैं। उस शॉप की वेट्रेस भी मुझे देखने लग जाती है। मेरा पूरा फोकस गाने पर होता है। कुछ देर में गाना खत्म हो जाता है और जैसे ही गाना खत्म होता है सारे लोग मेरे लिए तालियां बजाना शुरू करते हैं। शॉप का हर एक कस्टमर मेरी तारीफ कर रहा होता है। मेरी बॉस भी मेरे लिए क्लैपिंग करने लगती है। मैं स्टेज से उतरकर बॉस के पास आ जाता हूँ। मैं काफ़ी शर्मा रहा होता हूँ। मैं मेरी बॉस से कहता हूँ, आखिर सब लोग मुझे ही क्यों देख रहे हैं? मेरे साथ काम करने वाली दूसरी वेट्रेस मुझसे कहती है, आपको क्या लगता है नेक्स्ट मूव कौन सा होगा? कमेंट में अपनी थियरी ज़रूर बताओ। शयन, तुम काफ़ी अच्छा गाना गाते हो। मेरी बॉस कहती है, ये गाना सिर्फ अच्छा ही नहीं था, बल्कि शयन इस गाने को पूरे इमोशंस के साथ गा रहा था। वो सिंगर मुझसे आकर तुरंत अपना गिटार छीन लेता है और शॉप से तुरंत चला जाता है। मैं बॉस से पूछता हूँ, क्या वो सिंगर ठीक है? मेरी बॉस कहती है, उसके बारे में चिंता मत करो, मेरे पास आओ, अपना फ़ोन बाहर निकालो और मुझे अपने रीड की आईडी दो। चलो हम एक दूसरे को ऐड करते हैं। मैंने तुम्हें 100 यूएस डॉलर्स का बोनस देने के लिए कहा था। मैं अपनी आंखें नीचे करके बॉस से कहता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बॉस। आपको मुझसे फॉर्मल तरीके से बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुरंत अपना फ़ोन निकाल लेता हूँ। मेरी बॉस कहती है, फिर भी मैंने जो कह दिया वह कह दिया। मैं अपने वादों से पीछे नहीं हटती। तभी सीन शिफ्ट होता है मंग्याओ के ऊपर, जो कि सोच रही होती है, आखिर उसने मुझे अभी तक मैसेज क्यों नहीं करा? वो कर क्या रहा है? क्या वो मुझे पसंद नहीं करता? वो अपने लैम्प को ऑन करती है और अपना फ़ोन उठाकर शयान को मैसेज करते हुए कहती है, क्या तुम कल रात रियम में आ रहे हो? वो मैसेज शयान के फ़ोन पर आता है। इस वक्त वो वॉशरूम में नहा रहा होता है। मैग्या उसके मैसेज का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। शयान जाकर अपना फ़ोन उठाता है। मैग्या अपने फ़ोन को घेरे जा रही होती है। शयान अपने टेबल पे आकर बैठता है और मैसेज में कहता है, इसके बारे में कल बात करता है। उसका रिप्लाई देखकर मैग्या उससे पूछती है, क्या तुम कल शाम को फ्री हो? शॉपिंग पर चलना चाहोगे? शयान कहता है, देखते हैं, और ये कहकर शयान सो जाता है। मैग्या भी अपने बेड पर लेटी होती है, पर वह काफ़ी गुस्से में होती है। वह अपने बेड से उठ जाती है और कहती है, मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है। वो बदल गया है, इसीलिए मैंने पहले उसे मैसेज करा, पर उसने मुझे अच्छे से रिप्लाई भी नहीं दिया। मंग्याओ ये सब अपनी दोस्त को बता रही होती है। उसकी दोस्त मैसेज में रिप्लाई देती है और कहती है, तुम होल्ड बैक क्यों नहीं कर पा रही हो? तुम बस उसे इग्नोर करो, वो बस नखरे दिखा रहा है। मैग्याओ अपनी दोस्त से कहती है, तो अब मैं क्या करूं? उसकी दोस्त कहती है, अब तुम्हारी बारी है नखरे दिखाने की। उसकी दोस्त मैसेज में मंग्याओ से कहती है, कल के क्लास रियूनियन में तुम वहां पर डान के साथ जाना, जब शयन तुम्हें उसके साथ देखेगा तो उसे जेलसी होगी। मंग्याओ ये सुनकर कहती है, हाँ तुमने सही कहा, से शिफ्ट होता है और हम वे को देखते हैं जो कि अपने बालों में स्प्रे मार रहा होता है और अपने बालों को सेट कर रहा होता है। वो अपने कोट को सही करता है और वापस से अपने बालों को सही करता है। वो मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखता है और अपने रूम से बाहर आता है। हम देखते हैं सोफे पर शयान बैठा होता है। जैसे ही वे रूम से निकलता है, वह शयान से पूछता है, तो चल बता, मैं कैसा लग रहा हूँ? क्या आज मैं अच्छा दिख रहा हूँ? शयान कहता है, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि तू अच्छा दिख रहा है, पर अच्छा दिखने से ज़्यादा तुम्हारे में एनर्जी ज़्यादा लग रही है। तुम एकदम आज एक एनर्जेटिक पर्सन दिख रहे हो। ये सुनने के बाद वे कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। वे भी जाकर सोफे पर बैठ जाता है। शयान अपना फ़ोन चला रहा होता है। वे उससे कहता है, आखिर तुम फ़ोन में क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो? और जैसे ही वे फ़ोन में झाँक कर देखता है, वह हैरान हो जाता है और कहता है, तुम प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ, अरे यार, तुम खुद से कुछ भी मत सोचा करो। ये फॉर्म ड्राइविंग टेस्ट के लिए है। जब हम कॉलेज चले जाएंगे तो इन सब के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा। ये सुनने के बाद वे थोड़ा घबरा जाता है और वो कहता है, हे श्यान, क्या मैग्याओ ने तुम्हें छोड़ दिया है और उसी वजह से तुम पागल हो गए हो? मैं अभी भी फ़ोन में फॉर्म भर रहा होता हूँ और वे से कहता हूँ, मैंने तुमसे कहा तो था, मुझे मैग्याओ से कोई मतलब नहीं है। ये सुनते ही मेरा दोस्त वे कहता है, हैं, सच में मुझे यकीन नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है हाई स्कूल के बाहर। सारे स्टूडेंट्स रियूनियन के लिए यहाँ पर आ चुके होते हैं। शयान अभी भी अपने फ़ोन में लगा होता है। वे मॉनिटर से कहता है, मॉनिटर ऑलरेडी 5 बजे बज चुके हैं, चलो अभी अब कुछ खाने चलते हैं। मॉनिटर किसी को फ़ोन लगा रहा होता है। वो वैसे कहता है, अभी भी म्योंग और शियान और डवान मिसिंग है, तुम लोगों को पता है वो कहाँ पर है? ये सुनने के बाद शियान कहता है, मुझे कैसे पता होगा? तो अभी बाकी के कुछ मिसिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं, पर यहाँ पर अभी भी मंग्यायो और डवान नहीं आए होते हैं। ये देखने के बाद वे हैरान होता है। शयान अभी भी अपने फ़ोन में कुछ कर रहा होता है और वो इतना ध्यान नहीं देता। तभी मॉनिटर को डान की कॉल आती है। वो कॉल पर मॉनिटर से कहता है, वो और मैग्याओ साथ में है, उन्हें आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये सुनने के बाद मॉनिटर कहता है, ठीक है, तो हम लोग पहले पहुंच जाते हैं एंड कुछ खाने के बाद हम कैरी होके जाएंगे।
सीन शिफ्ट होता है। ये लोग किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में होते हैं। वो अपनी ड्रिंक को उठाकर कहता है, चलो सारे के सारे चेयर्स करते हैं। सब लोग यहाँ पर डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। उसके बाद ये लोग कैरोके में जाते हैं। सब लोग बारी बारी से गाना गा रहे होते हैं और एकदम हंसी सा का माहौल बना होता है। तभी वे इस बीच शोएन के पास आता है और वो शोएन से कहता है, आखिर तुम बूढ़े आदमी हो जैसे बैठकर यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो अभी हमारे साथ गाना गाओ। शोयान ये सुनने के बाद कहता है, मैं बस थोड़ी देर और यहाँ पर हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। वह शयान के पास वाली सीट पर बैठ जाता है और उससे कहता है, मैं भी अभी तक नहीं आई है। तभी एक बंदा दरवाजा खोलकर अंदर आता है और कहता है, लिंजिया बाहर किसी से बहस कर रहा है, ऐसा लगता है जल्दी ही लड़ाई होने वाली है। मॉनिटर तुरंत उठता है और कहता है, चलो चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। वह भी बाहर जाने लगता है। वो शोएन से कहता है, ओ क्या कर रहा है वहाँ पर बैठा हुआ, जल्दी करो चलो नीचे। हम देखते हैं एलिंजिया नाम का स्टूडेंट अपने से काफ़ी बड़े बंदे से भिड़ रहा होता है। वह मस्कुलर बंदा कहता है, क्या बे छोटे तुझे जीने से प्यार नहीं है। यहाँ पर मॉनिटर आता है और वो कहता है, अरे मेरे बड़े भाई उसने बहुत ज़्यादा पी लिया, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। वो मस्कुलर बंदा कहता है, अब तू कौन है, चिरकुट चला जाए यहाँ से वरना पेट पिट जाएगा। हम देखते हैं असल में फाइट वॉशरूम में हो रही होती है। सारे लोग वॉशरूम के बाहर भीड़ लगा देते हैं। शोयान उस भीड़ में से होकर अंदर जाता है। शोयान यहाँ का नज़ारा देखकर अपने मन में कहता है, लिंजिया कुछ ज़्यादा ही बन रहा था। हल्का सा उसने ड्रिंक क्या कर लिया, उसे लगने लगा वह किसी से भी भिड़ सक चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हें क्या लगता है जब पुलिस आएगी तो वह किसकी साइड लेगी, तुम्हारी या फिर हम स्टूडेंट्स की? ज़रा सोचो इसके बारे में। ये सुनने के बाद उस मस्कुलर बंदे को गुस्सा तो आता है, पर वो इतना जान चुका था कि श्वेन सही कह रहा है। श्वेन दोबारा से कहता है, चलो अभी भाई अब इस मामले को ख़त्म करते हैं। वो मस्कुलर बंदा कहता है, ठीक है जाओ, तुम लोगों को माफ़ करा, मैं वैसे भी आज अच्छे मूड में हूँ, मुझे अपना टाइम ख़राब नहीं करना बच्चों के साथ बहस करके। श्वेन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया बड़े भाई, अपना ध्यान रखना। वो मस्कुलर बंदा वहाँ से चला जाता है। सब लोग वापस से कैरियोके में आ जाते हैं गाना गाने के लिए। दो लड़के वाइट शर्ट में बैठे होते हैं और वो लोग शोएन के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं शोएन एकदम डरपोक बंदा है। वे की नज़र उन दोनों पर पड़ जाती है। दूसरा वाइट शर्ट वाला बंदा कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, शोएन बिल्कुल फटू है। इनकी बातें सुनने के बाद वे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, ज़रा देखो तो कौन बातें कर रहा है। जब लफड़ा हुआ था तब तुम लोग तो भाग गए थे और अब तुम लोग यहाँ पर आकर अपना मुंह चला रहे हो, ज़बरदस्ती के टफ गए होने की एक्टिंग कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो दोनों लड़के शर्मिंदा हो जाते हैं और श्वेन इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। वो श्वेन से कहता है, यार वो लोग तुम्हारे बारे में बकवास कर रहे थे, पता नहीं वो लोग तुम्हें फटू क्यों कह रहे थे। श्वेन कहता है, जब बातों से सब कुछ सॉल्व हो सकता है तो लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है। उन्हें आगे चलकर समझ आ जाएगा कि लड़ाई करने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। अभी ये सब बच्चे हैं। ये सुनने के बाद वे कहता है, यार आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बड़ों वाली बातें नहीं कर रहे हो। श्वेन कहता है, अरे यार मैं बड़ा ही तो हूँ, मैं तुम्हारा पापा हूँ, भूल तो नहीं गए तुम। ये सुनने के बाद वे कहता है, अबे तू साले चुप रहा कर। श्वेन अपनी ड्रिंक को एंजॉय कर रहा होता है और वे भी ये लोग बार बार ड्रिंक करे जा रहे होते हैं। श्वेन थोड़ी देर में कहता है, यार अब मैं इससे ज़्यादा नहीं पी सकता, और ये कहकर वो सो जाता है। तभी वे उसे उठाते हुए कहता है, ओए श्वेन जल्दी उठ, मैनग्याओ आ चुकी है। ये सुनने के बाद श्वेन धीरे से अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने मैनग्याओ खड़ी होती है और वो कहती है, क्या तुम्हें लगा मैं और डवान डेट कर रहा है, इसीलिए तुमने इतनी ज़्यादा पी ली? पर श्वेन इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो कहता है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। ये सुनने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। वह कहता है, श्वेन उठ जा, तेरे सामने मैंग्याओ खड़ी है। श्वेन जब दोबारा से अपनी आंखें खोलता है तो उसे छोटी वाली मैंगनग्याओ की जगह बड़ी वाली मैग्याओ दिख रही होती है, जो कि उसकी बीवी थी। श्वेन अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है, मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली है, इसलिए अब मैं घर जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो मैनग्याओ के सामने से निकल जाता है। मैनग्याओ और उसकी दोस्त काफ़ी हैरान हो जाती है। मैनग्याओ की दोस्त उससे कहती है, कोई बात नहीं मैनग्याओ, वो बस जेलस है और तुम्हें चिढ़ाने के लिए नाटक कर रहा है। पर मैनग्याओ की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, शायद से तुम सही कह रहे हो। हम शोयन को देखते हैं जो कि एक नदी के पास खड़ा होता है। एक लड़की उसके पास में गिटार बजा रही होती है। शोयन अपनी सोच में डूबा होता है और तभी उसे उल्टी जैसा फील होने लगता है। वो पास में बैठी लड़की से कहता है, हे तुम्हारे पास टिश्यू होगा क्या? वो लड़की उसे टिश्यू दे देती है। श्वेन अपना मुंह साफ करता है और उस लड़की को शुक्रिया बोलता है। वह लड़की वापस से अपना गिटार बजाने लगती है। श्वेन नदी को देखने लगता है और वो लड़की जो गिटार बजा रही होती है वो उसे सुन रहा होता है। आखिर में वो भी सीढ़ियों पर बैठ जाता है। वो उस लड़की को कहता है, तुम स्ट्रिंग्स पर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाल रही हो और तुम्हारी टाइमिंग भी सही नहीं है, पर वो ट्यून काफ़ी अच्छी है। वो लड़की शन को देखती है। शैन थोड़ा जैसे जैसे उसकी उंगलियां गिटार पर चल रही होती है, वो लड़की शोयन को हैरानी से देखती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे मानो उसे शोयन का गाना पसंद आ रहा हो। शोयन भी फुल इमोशंस के साथ गिटार को बजा रहा होता है। वो लड़की उसकी गिटार की स्किल्स को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। शोयन खड़ा होता है और कहता है, मैंने अभी तक खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करा, मेरा नाम शोयन है। वो उस लड़की को उसका गिटार वापस देता है, पर वो लड़की शोयन से कुछ भी नहीं बोलती। तभी दूर से एक कार की आवाज़ आती है। वह मुझे अपना हाथ दिखाती है जैसे मुझे बाय बोल रही हो। उसके बाद वो पलट कर चली जाती है। मैं भी उससे बाय बोलता हूँ और अपने मन में सोचता हूँ, ये लड़की कितनी प्यारी थी, पर उसने मुझसे कुछ बोला नहीं। शोयन को बुरा लगता है कि उस लड़की ने उसका जवाब नहीं दिया।
पर वो देख नहीं पाता कि वो लड़की यहाँ से जाते वक्त स्माइल कर रही होती है। शोयन वापस से सोच में पड़ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। अगली सुबह वो अपने बेड पर सो रहा होता है, तभी उसके फ़ोन पर मेन गऊ का मैसेज आता है। उस मैसेज की आवाज़ से उसकी आंखें खुलती है। वो अपने बेड से उठता है और अपना फ़ोन उठाकर उन मैसेजेस को देखता है। उन मैसेजेस में मेन गऊ कह रही होती है, शोयन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं कल पूरा दिन अपनी दोस्त के साथ थी और मैं रास्ते में डांस से टकरा गई थी। मैंने सुना एक नया आर्केड खुला है। क्या तुम आज शाम मेरे साथ जाना चाहोगे वहाँ? शन दूध पीते पीते उसके ये सारे मैसेजेस देख रहा होता है। शन उसके रिप्लाई में कहता है, तुम्हें यह सब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आज शाम बिजी हूँ और मैं काफ़ी समय तक बिजी ही रहने वाला हूँ। मैंगो अपने घर पे होती है। मैंगो अपने मन में सोचती है, क्या अब मैं इसे पसंद नहीं हूँ? इसके बाद शोन का कोई भी जवाब नहीं आता। मैंगो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिर शिफ्ट होता है शोन की शॉप पर। वहां पर वह देखता है, बॉस खुद से कुछ बॉक्सेस को उठा रही होती है। वह तुरंत भागते हुए उनके पास जाता है और उनसे कहता है, रुकिए मैं आपकी मदद करता हूँ। उसके बाद शोएन इस काम में उनकी मदद कराता है। वह एक एक करके सारे बॉक्सेस को उनकी जगह पर रख देता है। बॉस एक वेटर से कहती हैं, देखा शोएन हमारे इतने काम आ रहा है। वो शन के पास जाती हैं और कहती हैं, इसको ही टीम वर्क कहते हैं, इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। वो दोनों स्माइल करते हैं। पीछे से वेटर्स कह रही होती है, समर के बाद शोएन जॉब छोड़कर चला जाएगा, ये कितना बुरा होगा। शोएन की बॉस उसे कहती है, तुम किस कॉलेज में जाने का प्लान कर रहे हो? शोएन कहता है, मैं एशआई में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर उसकी बॉस खुश होती है और उससे कहती हैं, उसके लिए तुम्हें टॉप स्कोर चाहिए, समझ में आया? अगर मेरी उम्र 10 साल कम होती तो मैं सच में तुम्हारे पीछे पागल होती। ये सुनने के बाद शन स्माइल करता है और कहता है, एक्चुअली मुझे बड़ी औरतें भी पसंद है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बॉस कहती हैं, बस भी करो शोएन, तुम भी ना। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसने शोएन को अपना गिटार दिया था बजाने के लिए। वह शाद से अपने घर पर होती है। उसके कानों में हेडफोन्स लगे होते हैं और वो म्यूजिक सुन रही होती है। तभी उस लड़की की माँ कहती है, चिंग चिंग, क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कौन से म्यूजिक स्कूल जाना चाहती हो? उसकी मॉम उसके पास आकर बैठती है और कहती हैं, बीजिंग या फिर शंघाई। वो लड़की कहती है, मैंने अभी डिसाइड नहीं करा है। उसकी मॉम कहती है, अगर तुम बीजिंग जाती हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए आती रहूंगी। वो लड़की कहती है, मॉम कुछ दिनों में मेरा बर्थडे आने वाला है। उसकी मॉम कहती है, तुम्हें जो भी गिफ्ट चाहिए मैं तुम्हें वह सब खरीद दूंगी। और पता नहीं क्यों ये लड़की गुस्से में होती है और वह कहती है, मॉम मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें। उसकी मॉम थोड़ा निराश होती है और कहती है, चिन चिंग मॉम को बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है, और वो भी कल सुबह। वो लड़की कहती है, रहने दीजिए, मुझे अब आदत हो गई है। ये कहकर वह लड़की अपने रूम में चली जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है। अगली सुबह वह उठती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है, पर उसका यह पूरा घर अकेला होता है। वो तो इसे घर भी नहीं कह सकती। वह जब डाइनिंग टेबल पर जाती है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें उसकी मॉम उसे सॉरी बोल रही होती है बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए। चिंग चिंग उस कागज़ को फाड़ देती है और उसे कूड़े में फेंक देती है, और अकेले बैठकर अपना नाश्ता करती है, और उसके बाद वह गिटार बजाने की प्रैक्टिस करती है। उसे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे इस पूरी दुनिया में वो अकेली है। तभी यहाँ पर कोई अपनी कार से आता है और अंदर जाकर उस लिविंग रूम में उस लड़की को गिटार बजाते हुए देखता है। वह जो औरत यहाँ पर आई है, वह कुछ भी नहीं बोलती और शांति से उस लड़की को देखती है। उसे थोड़ा उस लड़की के लिए बुरा लगता है। अगला दिन भी सेम होता है। घर में कोई भी मज़ा नहीं। वह जो औरत यहाँ पर आई थी, वह घर में अपना काम करना शुरू कर देती है, पर वो उस लड़की को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती। दोनों अपने अपने काम से मतलब रखता है। वह लड़की शोन के बारे में सोचने लगती है। तभी वो जो काम करने वाली औरत होती है, वो लड़की उससे कहती है, मुझे आज बाहर जाना है। वो औरत कहती है, तुम्हें कहाँ बाहर जाना है? सीएनए शिफ्ट होता है उसी पार्क में जहाँ पर वो लड़की शन से मिली थी। वह कह रही होती है, वो लड़का उस दिन के बाद से इस पार्क में नहीं आया, मैं बस किस्मत से उससे मिल गई थी। वो औरत जो उस लड़की के साथ आई होती है, वो कहती है, अब हमें घर चलना चाहिए। पर वह लड़की कहती है, चलो कुछ पीने चलते हैं, मुझे एक बार बियर ट्राई करनी है। वो औरत कहती है, मैं एक ऐसी जगह को जानती हूँ जहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती। वो लड़की कहती है, चलो चलते हैं। सेज शिफ्ट होता है। श्वेन की शॉप पर वेट्रेस बॉस से कहती है, आज भी वो सिंगर नहीं आया। ये तो बस शुरुआत है, असली क्या सब स्टार्ट होने वाला है। बॉस कहती है, अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास यहाँ हमारा एक छोटा सिंगर भी तो है। श्वेन कहता है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं अभी भी एक बच्चा हूँ। वो वेट्रेस कहती है, हाँ क्यों नहीं, बस कुछ 100 महीने पुराने बच्चे। तभी यहाँ पर वो गिटार वाली लड़की आती है। शोयन उसे देखते ही पहचान जाता है। शोयन को ऐसा कहते देख शोयन की बॉस उससे पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? शोयन कहता है, हम एक दूसरे को जानते हैं और नहीं भी, हम बस कुछ दिनों पहले ही मिले थे, ये कैसा इत्तेफाक है। हम दोबारा से मिल गए। शोयन और चिंचिंग दोनों एक दूसरे को देखने के बाद काफी सरप्राइज होते हैं। जब वो सब एक टेबल पर बैठ जाते हैं तब शोयन उन्हें ड्रिंक्स लाकर देता है। बॉस शोयन से कहती है, क्या तुम हम आज कोई गिटार नहीं बजाने वाले? चिंचिंग इस बात पर अपना सिर हिलाती है जैसे वो शन से कह रही हो कि गिटार बजाओ। शन कहता है, ठीक है, आज मैं गिटार बजाऊंगा, बस मुझे देखते जाइए, और मैंने सुना है कि आज रात कैश प्राइजेस भी हैं। बॉस कहती है, चिंता मत करो, तुम्हें प्राइज जरूर मिलेंगे। ये सुनने के बाद वहां से चला जाता है गिटार बजाने के लिए। वो जाकर स्टेज पर बैठ जाता है और जब वो गिटार बजा रहा था, सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे। चिंचिंग अपना ग्लास उठाती है। वो ड्रिंक को लेकर काफी क्यूरियस होती है। वो एक छोटी सी शिप लेती है।
वो अपने मन में सोचती है आखिर लोगों को ये क्यों पसंद है, ये ड्रिंक बेकार है। चिंग को ऐसा देखकर वहाँ की बॉस कहती है क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया। चिंग अपना सर हिलाती है। बॉस कहती है इसी को तो ड्रिंक कहते हैं, सबको ये शुरू में बेकार लगती है पर फिर बाद में अच्छी लगने लगती है। शोइन मस्त अपना स्टेज पर गाना गा रहा होता है। चिंग के साथ जो औरत आई होती है वो शोइन को देखकर अपने मन में कहती है आखिर ये इस गाने को इतने इमोशंस के साथ कैसे गा पा रहा है, ये तो अभी काफी छोटा है। वो शोइन को देख रही होती है। गाना खत्म होते ही शोइन स्टेज से नीचे आता है। उसकी बॉस कहती है तुम भी आओ, हमारे साथ ड्रिंक करो, तुम्हारा ग्लास उधर रखा है। ये सुनने के बाद शन खुश हो जाता है पर वह गलती से जाकर चिंग का ग्लास उठा लेता है और उसे पी भी लेता है और उसे एक ही बार में ख़त्म भी कर देता है। बॉस इसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। वो एक ऑकवर्ड स्माइल करने लगती है। चिंग ब्लश करने लगती है, उसके गाल पूरे लाल हो जाते हैं। वो तुरंत उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। वो जो औरत चिंग के साथ आई थी उसका नाम वोंग है। वोंग शन को बताने ही जा रही होती है कि उसने अभी क्या करा है पर वो सिचुएशन को देखकर रुक जाती है। बॉस शन से कहती है तुम्हें क्या लगता है वो लड़की कैसी है, वो काफ़ी सुंदर है ना। श्वेन कहता है हाँ वो काफ़ी सुंदर है, मुझे बुरा लग रहा है कि वो बात नहीं कर सकती। ये सुनते ही वोंग कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, वो बस ज़्यादा बोलती नहीं है पर वो बोल सकती है। तभी चिंग वॉशरूम से आती है और वोंग से कहती है चलो चलते हैं। उसकी आवाज़ सुनने के बाद शोएन कहता है इसकी तो आवाज़ भी प्यारी है। बॉस शोएन से कहती है जाओ इन्हें बाहर तक छोड़ कर आओ। शोएन कहता है मैं समझ गया। शोएन उन्हें उनकी कार तक छोड़ने जाता है। वो चिंग के लिए कार का गेट भी खोलता है। शोएन चिंग से कहता है रात में बाहर मत निकला करो, ये थोड़ा डेंजरस होता है। चिंग कहती है मुझे तो तुम डेंजरस लगते हो, क्या तुम अपनी बात कर रहे हो, अभी अंदर शॉप में तुम मुझे घरे जा रहे थे, यहाँ तक कि तुमने मेरे ग्लास से ड्रिंक किया। शुअन थोड़ा निराश होता है और कहता है ठीक है मैं मान लेता हूँ कि मैं तुम्हें देख रहा था पर मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारा ग्लास है। चिंग कुछ नहीं कहती और यहाँ से चली जाती है। शुएन पीछे खड़े उसकी कार को जाते हुए देख रहा होता है। तभी हम कार के अंदर का सीन देखते हैं। चिंग हंस रही होती है और कहती है तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुमने सच कितनी जल्दी बोल दिया। हम देखते हैं शोन को काफ़ी बुरा लगता है पर वो कुछ बोल भी तो नहीं सकता था। वो वापस से शॉप के अंदर जाता है। उसकी बॉस उससे पूछती है क्या तुमने उसकी वीट की आईडी ली। शयन कहता है यार उसके बारे में बात मत करो, वो पक्का मुझे ठरकी समझ रही होगी। बॉस कहती है मैंने तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए। शोइन कहता है यार कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे ये सब नहीं करना है। ये सुनने के बाद उसकी बॉस हंसती है। सीन शिफ्ट होता है शोइन के घर पे। उसकी मॉम उससे पूछती है तो आखिर तुम्हारी समझ जॉब है क्या, तुम हर दिन घर देर से आते हो। श्वेन कहता है मैं बार में एक मेल मॉडल बनके काम कर रहा हूँ। ये सुनते ही उसके पेरेंट्स काफ़ी हैरान हो जाते हैं। उसकी मॉम काफ़ी गुस्सा होती है और कहती हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं इतनी मेहनत करी है और तुम एक ऐसी जॉब कर रहे हो, अब से मुझे मॉम मत कहना। तभी श्वेन कहता है मेरी सैलरी 8,000 है। सैलरी सुनते ही उसकी मॉम का बिहेवियर एकदम से बदल जाता है और वो कहती है आखिर काम तो काम होता है, तुम्हें वो बस ईमानदारी से करना चाहिए। हम सब मेहनत करके पैसे कमाते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बाय द वे क्या हम तुम्हें वहां पर देखने आ सकते हैं। श्वेन के डैड ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी श्वेन हंसता है और कहता है अरे मॉम मैं बस मजाक कर रहा था, मैं एक लॉन्च बार में बस एक वेटर हूँ। उसकी मॉम हैरान होती है और कहती है तुम शैतान बच्चे। थोड़ी देर बाद श्वेन अपने रूम में आ जाता है और वो अपने रूम में आकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रिसर्च करने लगता है। वो अपनी ड्राइविंग का स्कोर देखता है जो कि 90 पर, जो कि अपने शूज़ के लेस बांध रही होती है। वो अपनी केयरटेकर मिस वोंग से कहती है मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रही हूँ। मिस वोंग उसे कहती है और तुम कहाँ जा रही हो। चिंग कहती है पहले तो मैं जाकर अपने डैड से मिलूंगी और उसके बाद कुछ चीज़ें खरीदने जाऊंगी। मिस वोंग कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्या तुम्हारे डैड इस वीकेंड भी अपनी कंपनी में। चिंग कहती है उन्हें वहीं होना चाहिए, वैसे भी वह घर से ज़्यादा टाइम अपनी कंपनी में बिताता है। सीन शिफ्ट होता है चिंग के डैड के ऑफिस में और हम देखते हैं यहाँ पर चिंग आई होती है पर उसके डैड ने उसे नोटिस भी नहीं करा होता। उसके डैड पीछे मुड़ते हैं और अपनी बेटी को देखते हैं। वो उससे कहते हैं तुमने दरवाजे पर नॉक क्यों नहीं करा, पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम आर्ट स्कूल में स्टडी करना चाहती हो पर मुझे लगता है कि तुम्हें अब्रॉड में स्टडी करना चाहिए। चिंग गुस्से में कहती है आपको लगता है कि अगर मैं यहाँ रही तो मैं आपकी दूसरी औरतों के साथ अफेयर के बीच में आ जाऊंगी। चिंग के डैड कहते हैं मैंने तुमसे पहले ही कहा था बेटा, तुम्हारी मॉम और मैंने डिवोर्स ले लिया एक दूसरे से काम की वजह से, वो सब छोड़ो। आज तुम्हें मुझसे क्या काम है। चिंग कहती है आज रात आप फ्री हैं। चिंग के डैड कहते हैं आज रात मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। चिंग कहती है आप कभी फ्री भी होते हैं और वो यहाँ से जाने लगती है पर तभी उसके डैड उसका हाथ पकड़ लेते हैं। चिंग गुस्से में अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है मुझे टच मत करिए, आपके लिए मीटिंग ज़्यादा ज़रूरी है मुझसे, आपको तो ये भी नहीं पता कि आज क्या है। और ये कहकर चिंग यहाँ से चली जाती है। उसके डैड सोचते हैं आज कौन सा दिन है। वो अपने दिमाग पर जोर डालते हैं याद करने के लिए कि आज क्या है और फाइनली उन्हें याद आ जाता है कि आज उनकी बेटी का बर्थडे है। वो तुरंत कहते हैं अरे आज तो उसका बर्थडे था। तभी सीन शिफ्ट होता है।
हम शोएन को देखते हैं जो कि बैंक आया होता है। वहाँ की एम्प्लॉय शोन से कहती है आपका सिक्योरिटी अकाउंट रेडी हो चुका है। और शोएन जिस बैंक में आया होता है वो बैंक और किसी का नहीं बल्कि चिंगचिंग के डैड का होता है। जब वो अपना काम कराकर यहाँ से जा रहा होता है तभी सीढ़ियों से भागते हुए नीचे चिंगचिंग आ रही होती है। वो शोएन से टकरा जाती है। शोएन उसे देखता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? अरे ये तो तुम हो। पीछे सीढ़ियों से चिंगचिंग के डैड आ रहे होते हैं। चिंगचिंग उन्हें देखती है और फिर वो शोएन से कहती है कुछ मत कहना। वो शोएन का हाथ पकड़ लेती है। शोएन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहते हैं अब ये कौन है? चिंगचिंग तुरंत कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। शोएन को कुछ समझ नहीं आता। वो काफ़ी कंफ्यूज होता है। चिंगचिंग उसे अपनी कार तक ले जाती है। वो उसे अपने कार में बैठने के लिए कहती है और फिर वो मिस वांग से कहती है आंट वांग अब चलिए चलते हैं। शोएन को चिंगचिंग के साथ देखकर मिस वांग अपने मन में कहती है ये लोग एक साथ क्या कर रहे हैं और अब तो ये लोग एक दूसरे का हाथ भी पकड़े हुए हैं। शोएन तुरंत चिंगचिंग से पूछता है ये तुम्हें क्या हुआ है? तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड कहा। सच में मैंने कब तुम्हें हाँ कहा? चिंगचिंग कहती है समझ लो तुमने मुझ पर एक एहसान करा। शोएन हैरान होता है और कहता है मैंने तुम पर एहसान करा? तुम्हारे में सच में कोई भी शर्म नहीं है। चिंगचिंग कहती है तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? शोएन तुरंत अपना फोन निकालता है और कहता है पहला तो तुम अपने वीट पर मुझे ऐड करो और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। शोएन भाई आईडी लेने का तरीका थोड़ा कैजुअल है पर कोई ना मैं समझता हूँ। चिंगचिंग उसे अपनी आईडी दे देती है। शन उससे उसका नाम पूछता है और वो उसे अपना नाम बता देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है चिंगचिंग के डैड के ऊपर। वो अपने मैनेजर से कहता है वो जो बंदा अभी यहाँ पर आया था उसके बारे में पता लगाओ वो कौन है। चिंगचिंग के डैड उसकी मॉम को कॉल करते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी किसी को डेट कर रही है? चिंगचिंग की मॉम कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? उसके डैड कहते हैं अभी अभी वो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी और वो उसका हाथ भी पकड़े हुई थी। उस लड़के का नाम शयान है। चिंगचिंग की मॉम पता नहीं क्यों एक्साइटेड हो जाती है और कहती है वो लड़का दिखने में कैसा है? चिंगचिंग के डैड गुस्सा होते हैं और कहते हैं वो कैसा दिखता है इससे तुम्हें क्या मतलब है? मुझे परवाह नहीं है। उसकी केयर टेकर को कॉल करो और उससे ऐसा पूछो। चिंगचिंग की मॉम कहती है ठीक है मैं उससे पूछ लूंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और वो तुरंत कॉल लगाती है मिस वोंग को। मिस वोंग जो कि कार ड्राइव कर रही होती है उनके पास चिंगचिंग की मॉम का कॉल आता है। उस फ़ोन को चिंगचिंग उठा लेती है और तुरंत स्पीकर पर कर देती है। उसकी मॉम कहती है मिस वोंग मुझे जानना है क्या चिंगचिंग किसी को डेट कर रही है? चिंगचिंग अपनी मॉम से कहती है हाँ मैं जिसे डेट कर रही हूँ वो मेरे साथ ही बैठा है। क्या आप उससे बात करना चाहेंगी? शोइन भी पता नहीं क्यों कहता है हाय आंटी आप कैसी हैं? उसके बाद चिंगचिंग कॉल कट कर देती है। शोइन अपने दिल पे हाथ रखे होते हैं और कहता है तुमने अचानक से मुझे डरा दिया। मुझे ये मत कहना कि तुम्हारे पेरेंट्स एक साथ मिलकर मुझे मारने वाले हैं। चिंगचिंग ये सुनकर हंसती है। फिर इनकी कार एक बहुत बड़े मॉल के सामने रुकती है। चिंगचिंग कार से उतरती है और श्वेन से उतरने के लिए कहती है। श्वेन कहता है मैं नहीं उतरूंगा और कुछ टाइम बाद वो मॉल में चिंगचिंग के साथ घूम रहा होता है। वो चिंगचिंग से पूछता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स की डिवोर्स हो चुकी है? चिंगचिंग ये सुनकर हैरान हो जाती है कि उसे यह सब कैसे पता चला। श्वेन कहता है मैंने बस अंदाज़ा लगाया था तुम्हारे में काफ़ी चिड़चिड़ापन है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें बहुत कम प्यार मिला है और जैसे तुम अपने पेरेंट्स से बात करती हो। उसके हिसाब से तो ये बताना ईज़ी है। चिंग चिंग शन से कहती है आज मेरा बर्थडे है। ये सुनने के बाद शोन कहता है तो तुम क्या चाहती हो? क्या मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे पेरेंट्स से रिवेंज लूं? चिंग चिंग कहती है हाँ मैं यही चाहती हूँ। ये सुनने के बाद पता नहीं क्यों शोन के चेहरे अगर हीरो ने यहाँ गलती कर दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा पर एक मुस्कान आ जाती है। वो चिंग चिंग से कहता है चलो फिर चलकर मूवी देखते हैं और उसके बाद कुछ खाने चलेंगे और फिर हम बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करेंगे और तुम उन्हें सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देना। उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे पर मैं पहले ही तुम्हें बता दूं आज की हर एक चीज़ का बिल तुम दोगी। ये सुनने के बाद चिंग चिंग मजाक में कहती है क्या तुम्हें बचपन से ही शर्म नाम की चीज़ नहीं है? वो कहता है नहीं नहीं बेशर्म तो मैं अभी हुआ हूँ। उसके बाद ये लोग मूवी देखने जाते हैं। चिंग चिंग ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न खरीदती है और क्योंकि चिंग चिंग ने एक ही पॉपकॉर्न का बॉक्स खरीदा होता है और एक ही ड्रिंक। इसे देखकर शोएन कहता है तुमने बस एक के लिए ही क्यों खरीदा? चिंग चिंग कहती है मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदा है। मैं सोडा नहीं पीती पर ना ही कोई जंक फूड खाती हूँ। ये कहने के बाद चिंग चिंग सिनेमा हॉल के अंदर जाने लगती है। पीछे से शोएन कहता है हाँ आप तो फेरी क्वीन हो ना। उसके बाद वो दोनों थिएटर में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं और जब चिंचिंग स्क्रीन को देखती है तब उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें आ जाती हैं। जब वो छोटी थी और उसके पेरेंट्स उसे पिक्चर दिखाने लाया करते थे। उसे उन अच्छे दिनों की याद आती है। चिंचिंग काफ़ी देर से कुछ नहीं बोल रही होती। ये देखकर श्वेन से कहता है हे तुम इतनी देर से कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हें फ़ोटो क्लिक नहीं करने क्या? अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए चिंचिंग थोड़ी निराश लग रही होती है। उसके बाद वह अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालती है और स्क्रीन की पिक्चर क्लिक करने लग जाती है। शोइन ये देखकर कहता है तुम स्क्रीन की पिक्चर क्यों क्लिक कर रही हो? हमने साथ में एक फ़ोटो ली होगी। वो उससे उसका फ़ोन ले लेता है और उसके साथ एक पिक्चर क्लिक करता है पर फोटो खींचते ही चिंचिंग उससे दूर हो जाती है। उस फोटो को देखने के बाद शन थोड़ा उदास होता है और कहता है अगर तुम्हें फोटो नहीं खिंचवानी तो ठीक है तो मत खिंचाओ। तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो? ऐसे हम फोटो नहीं खींच पाएंगे।
उसके ये कहते ही चिंग-चिंग उसके थोड़े पास आ जाती है। वो ब्लश कर रही होती है। शन उसे और पास आने के लिए कहता है और उसे स्माइल करने के लिए कहता है और फाइनली ये लोग एक अच्छी फ़ोटो ले लेते हैं। तभी जो मूवी ये लोग देखने आए थे वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही मूवी शुरू होती है, शयन सो जाता है। चिंग-चिंग अपनी और शोएन की पिक्चर को देखती है और फिर वो शोएन को सोते हुए देखती है और क्योंकि अब शोएन सो चुका है, इसीलिए वो उन दोनों की फ़ोटो को देखकर स्माइल कर सकती है। वो तुरंत अपना सोशल मीडिया खोलती है और उस फ़ोटो को बिना किसी कैप्शन के पोस्ट कर देती है और अपने अकाउंट से किसी को भी हाइड नहीं करती है। उसकी मॉम जो कि अपनी बिज़नेस ट्रिप पर अपने लैपटॉप पर बैठी काम कर रही होती है। उनके पास नोटिफ़िकेशन आता है कि चिंग-चिंग ने कुछ पोस्ट करा है। वो तुरंत उसके पोस्ट को चेक करती हैं, पर वह हैरान रह जाती हैं। वो तुरंत चिंग-चिंग को कॉल करती हैं, पर चिंग-चिंग का फ़ोन नहीं लगता। उसकी मॉम तुरंत अपने मैनेजर से कहती है मेरे वापस जाने की टिकट तुरंत बुक करो। तो उसके फादर भी ये फ़ोटो देख लेते हैं। उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है। वो श्वेन के फेस पर ज़ूम करते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। श्वेन भाई बच के रहना, फ़िल्टिंग सेट हो सकती है तुम्हारी। चिंग-चिंग के डैड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वे कहते हैं एक सुअर मेरी बेटी को चुराने की कोशिश कर रहा है। उसको उसकी औकात दिखानी होगी। आखिर वह मेरी बेटी के साथ घूम कैसे रहा है? चिंग-चिंग के डैड शोन को कॉल करते हैं। शयन जो कि थिएटर में सो रहा होता है, वो अपने फ़ोन के वाइब्रेशन से उठ जाता है। वो अपना फ़ोन उठाता है। स्टोरी का नेक्स्ट ट्विस्ट इतना डेंजरस है कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। है। चिंग-चिंग अपने डैड का नंबर देख लेती है। वो शयन से कहती है कॉल को काट दो, ये मेरे डैड हैं। शन अपने फ़ोन की तरफ देखता है और कहता है उन्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे हाँ, मुझे याद आया वो बैंक के प्रेसिडेंट हैं। वो किसी का भी नंबर निकलवा सकते हैं। तभी शोएन को शॉक लगता है। वो कहता है अरे हाँ, तुम्हारे डैड तो प्रेसिडेंट है। और उसके बाद वो काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है शायद से अब वो मुझे अपने पास बुलाएँगे और मुझे 1 मिलियन या शायद से 10 मिलियन देकर कहेंगे मेरी बेटी से दूर हो जाओ। मैंने ये सब मूवीज़ में होते देखा है। श्वेन की ये बात सुनकर चिंग-चिंग हँसने लग जाती है और कहती है सपने देखना बंद करो। श्वेन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं उनसे पैसे ले लूँगा? चिंग-चिंग कहती है तो क्या तुम्हारा पैसे लेने का इरादा है? श्वेन कहता है अरे यार मिलियन तो दूर की बात है, अगर वो मुझे 1000 यूएस डॉलर्स भी देंगे तब भी मैं दूर चला जाऊँगा। चिंग-चिंग ये सुनने के बाद हल्का-सा उसे मारती है। उसके बाद वो लोग थिएटर से निकल आते हैं। इन लोगों ने मूवी देख ली होती है और फ़ोटोज़ भी ले लिए होते हैं। श्वेन कहता है अब मैं घर जा रहा हूँ। चिंग-चिंग कहती है तुम डिनर पे नहीं चलोगे मेरे साथ? श्वेन कहता है अभी तो मेरा पेट भरा है। वैसे मुझे ये बताओ तुम कौन से कॉलेज जाने वाली हो? चिंग-चिंग सोच में पड़ जाती है। श्वेन कहता है ठीक है, भूल जाओ मैंने कुछ पूछा। वैसे मैं शंघाई में जा रहा हूँ। चिंग-चिंग कहती है मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। शन वहाँ खड़ा रहकर उसका वेट करता है। वो इधर-उधर देख रहा होता है। तभी उसे कुछ गेमिंग मशीन दिख जाती हैं। वो उन मशीनन्स के पास जाते हुए सोच रहा होता है, मेरी पास्ट लाइफ में मैंने पैडी निकालने की कितनी कोशिश करी थी, ताकि मैं को इम्प्रेस कर सकूँ। पर मैं बार-बार फेल हो जाता था। पर जब आखिरकार मैं सक्सेस हो गया तो उसे उस टॉय से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। शन जो होता है वो यहाँ पर खड़े होकर एक टॉय को बाहर निकाल लेता है। तभी चिंग-चिंग आ जाती है। शन वो प्लशी उसे दे देता है। वो कहता है ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। पर फिर वो वापस ले लेता है और कहता है ठीक है इसे तुम मत लो। पर चिंग-चिंग वो प्लशी उससे छीन लेती है और कहती है मूवी के पैसे मैंने दिए थे और अब तुमने मुझे प्लशी दे दिया। अब हिसाब बराबर हुआ। शन भी कहता है हाँ ठीक है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। शन सचिन को उसकी कार में बैठा देता है और उसे बाय बोलता है। मिस वांग जो कि कार के अंदर बैठी होती है, वो कहती है तुम्हारी मॉम का मुझे कॉल आया था। वो आज रात वापस आ रही हैं और शायद से तुम्हारे डैड भी आएँगे। ये सारी बातें सुनकर चिंग-चिंग काफ़ी खुश होती है। उसने जो शोएन के साथ फ़ोटो ली थी, वो उस फ़ोटो को अपने वॉलपेपर पे लगा लेती है। हम देखते हैं चिंग-चिंग की मॉम अपने घर वापस आ चुकी होती है और वो अपने साथ एक गिफ्ट भी लाई होती है। चिंग-चिंग भी अपने घर वापस आ चुकी होती है। उसकी मॉम उसके पास जाती है और कहती है, "चिंग-चिंग आखिर यह शयन है कौन?" चिंग-चिंग कहती है, "मैंने आपको कहा था वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये देखिए, ये उसने मुझे गिफ्ट दिया है।" उसकी मॉम कहती है, "क्या हमने तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी होने दी है? तुम हमसे इतनी बदतमीज़ी कैसे कर सकती हो?" चिंग-चिंग चिल्लाते हुए कहती है, "आपने सही कहा, सब मेरी ही गलती है। अगर मैं पैदा ही ना होती, तो ये सब होता ही ना।" ये कहकर चिंग-चिंग अपने रूम में चली जाती है और अपने रूम में जाकर रोने लगती है। उसकी मॉम को ये देखकर बुरा लगता है। तभी उसके डैड आ जाते हैं और वो कहते हैं, "तुमने पता करा क्या मैटर है?" ये श्वन और चिंग-चिंग वाला चिंग-चिंग की मॉम उसके डैड पर चिल्लाते हुए कहती है, "ये सब तुम्हारी गलती है, तुम उसका बर्थडे भूल गए।" उसके डैड कहते हैं, "ज़रा देखो तो बोल कौन रहा है? तुमने उससे कुछ पूछा भी है?" उसकी मॉम कहती हैं, "नहीं, वह सीधी तरह से जवाब नहीं दे रही है।" उसके डैड कहते हैं, "तो अब हम क्या करेंगे?" चिंग-चिंग की मॉम कहती है, "मैं खुद से उस श्वेन नाम के लड़के को ढूँढूँगी और उससे इस बारे में बात करूँगी।" सीन शिफ्ट होता है श्वेन के ऊपर जो कि अपनी शॉप पर होता है, पर वो चैट पर चिंग-चिंग से ही बात कर रहा होता है। वो उससे कह रहा होता है, "मुझे अब रिग्रेट हो रहा है। मुझे तुम्हारे साथ डिनर कर लेना चाहिए था। अब मुझे काफ़ी भूख लग रही है।" चिंग-चिंग भी अपने घर पर अपने पेरेंट्स के साथ डाइनिंग टेबल पर होती है। चिंग-चिंग उसके मैसेज का रिप्लाई करते हुए कहती है, "तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। अब तुम भूखे रहो।" खैर फिर भी वो शयन से पूछती है, "अच्छा बताओ, मुझे तुम क्या खाना चाहते हो?" तभी शोएन को उसकी बॉस बुलाती है, पर फिर भी शयन फ़ोन में लगा होता है। उसकी बॉस कहती है, "तुम्हारे सामने कस्टमर्स हैं, बाद में बात कर लेना, शन पास।" ये सुनकर उसके मॉम-डैड हैरान हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। आंट वांग उस केक को लेकर शोन की शॉप पर आ जाती है।
शोएन की बॉस कहती है देखो तो ज़रा कौन आया है। आंट वोंग कहती है हाँ मैं वीडियो स्किप मैट करना लास्ट तक एक बड़ा रिवील आने वाला है। मैं कुछ डिलीवर करने आई हूँ। श्वन कहता है आंट वोंग आप आ गई। आंट वोंग कहती है चिंग चिंग ने मुझसे कहा था कि मैं इस केक को तुम तक पहुंचा दूं। ये सुनने के बाद श्वेन थोड़ा शॉक होता है और वो कहता है वो सच में शास से थोड़ी सी पागल है। ये सब देखने के बाद श्वेन की बॉस कहती है मुझे सच सच बताना, तुम दोनों डेट कर रहे हो, है ना? श्वेन कहता है आप ये किस बारे में बात कर रही हैं? मैंने बस उसकी मदद करी थी। मैंने उससे कहा था कि मुझे भूख लगी है, इसीलिए उसने मुझे एक केक भेज दिया। ये सुनने के बाद बॉस हंसते हुए कहती है मुझसे मजाक मत करो, मुझे यकीन नहीं होता। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे वे भाई पे। काफ़ी टाइम बाद दिखा ये लड़का। खैर इस टाइम पर वो कॉफ़ी शॉप पे होता है, मैंगो और उसकी दोस्त के साथ। वे उनसे पूछता है तो तुम दोनों को मुझसे क्या काम है? मैंगो कहती है मुझे बताओ कि आजकल शन क्या कर रहा है। वे बताता है कि वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। ये सुनने के बाद मैंगो की दोस्त कहती है मैं अब सब समझ गई, वो गरीब हो चुका है इसीलिए तुम्हें इग्नोर कर रहा है। वैसे भी लड़कियों के पीछे भागने में पैसे खर्च होते हैं। वह ये सुनकर कहता है नहीं नहीं तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो, वो अपने आने वाले ड्राइविंग टेस्ट के लिए बिजी है, वह हमारे साथ अब गेम भी नहीं खेलता। मैनगो कहती है तो वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? तभी सीन शिफ्ट होता है श्वेन पर जो कि अपने रूम में बैठा चैट पर चिंग चिंग से बातें कर रहा होता है। वो उसे कल के केक के लिए शुक्रिया बोलता है। चिंग चिंग भी उससे बातें करते हुए उसके रिप्लाई में कहती है वो केक बहुत ही ज़्यादा बड़ा था इसीलिए हम उसे खत्म नहीं कर पाए। तब मुझे समझ आया कि मैं उस केक को तुम भी भेज सकती हूँ। शोएन चैट पे उससे पूछता है चिंग चिंग तुम्हारे और दोस्त नहीं है क्या? ये सुनने के बाद चिंग चिंग थोड़ा शांत हो जाती है और कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब? शोएन कहता है ऐसा लगता है मैंने सच बोल दिया, कल के केक की वजह से मैं तुमसे अच्छे से बोल रहा था, मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बन सकता है। चिंग चिंग कहती है तुम्हारा शुक्रिया पर इसकी ज़रूरत नहीं है। शोयन अपने बेड पे लेट जाता है और पूछता है तुम क्या कर रही हो? चिंग चिंग बोलती है तुम्हारा इससे क्या मतलब है? शोयन कहता है मैं बस क्यूरियस हूँ तुम्हारे जैसे अमीर बच्चे अपना टाइम पास कैसे करते हैं। वो कहती है कि मैं कॉमिक्स पढ़ती हूँ, क्या तुम्हें भी वह पसंद है? श्वेन कहता है हाँ मुझे बहुत पसंद है। श्वेन कहता है मैंने जो कॉमिक्स पढ़ी है वो तुमने भी कभी नहीं पढ़ी होंगी। ये सुनने के बाद चिंग चिंग कहती है आखिर तुम ऐसा क्या पढ़ रहे हो? श्वेन कहता है मैं तो एच मानव पढ़ता हूँ। ये सुनने के बाद चिंग चिंग उसे ठरकी बोलती है। तभी सीन वापस से वे पर शिफ्ट होता है। वो गुस्से में मेनग्याओ से कहता है पहले शन हर जगह तुम्हारा पीछा किया करता था, और क्या तुमने कभी उस पर ध्यान दिया है? ये सुनने के बाद मेंगो की दोस्त कहती है तुम लड़कों को लगता क्या है, अगर तुम हमें अच्छे से ट्रीट करो तो हम तुम्हें हाँ कर देंगे। ये सुनते ही वे कहता है अगर वो तुम्हें पसंद नहीं था तो तुम्हें उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए था, पर तुम उसका फायदा उठाती रही, तुम मुझसे भी बातें करती रही और उसी टाइम पर तुम दूसरे लड़कों के साथ भी फ्लर्ट कर रही थी। आखिर इसमें तुम्हें मजा क्या आता है? मैंगो की दोस्त कहती है तुम ये क्या क्या कह रहे हो? वह अपनी कॉफी को उठाते हुए कहता है तुम प्ले गर्ल्स ऐसे ही बात करती हो। तभी हम श्वेन के डैड को देखते हैं जो कि अपनी चाय के मजे लेते हुए न्यूज़पेपर को पढ़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर श्वेन आ जाता है। वो अपने डैड से कहता है डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके डैड कहते हैं अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो अपनी माँ से मांग लो। ये कहकर वो वापस से चाय पीने लगता है। श्वेन कहता है असल में मुझे ड्राइविंग स्कूल के लिए साइन अप करना है। ये सुनने के बाद उसके डैड कहता है मुझसे पैसे मत मांगो, मैं बहुत गरीब हूँ। पर तभी श्वेन एक अजीब सी स्माइल के साथ कहता है अरे डैड, वो बाथरूम की सीलिंग वहां पर भी तो शायद पैसे थे, और टीवी स्टैंड के नीचे भी पैसे थे। मुझे पता है कि आप पिछले 6 महीनों से पैसे जमा कर रहे हो। ये सुनते ही उसके डैड की चाय गिर जाती है और वो कहते हैं तुम्हें यह सब कैसे पता? श्वेन बस हंसता है। उसके डैड कहते हैं ठीक है मैं कल लिविंग रूम के टेबल पर पैसे रख दूंगा। ये सुनने के बाद श्वेन कहता है ये हुई ना बात, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। तभी वापस से सीन वे पर आता है। वो मानव और उसके दोस्त से कहता है तुम लोग पागल हो, पता नहीं किस तरह का लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हो। मानो वे से कहती है शन को मत बताना कि तुम मुझसे मिले थे, और मुझे बताओ कि वह कहाँ पर काम करता है। वो उसकी बातों का जवाब नहीं देता और उसे इग्नोर करके यहाँ से जाने लगता है। वे अपनी ही बातों में लगा हुआ था। वो सोच रहा था यहाँ की दूध वाली चाय पहले जैसी नहीं रही। मैंगो की दोस्त मैंगो से कहती है तुम ज़्यादा सोचना बंद करो, कॉलेज में और भी क्यूट क्यूट लड़के मिलेंगे, श्वन को तुम्हें खोने के बाद पछतावा ज़रूर होगा। मेंगो कहती है मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वह अचानक से क्यों बदल गया। तभी से ही शिफ्ट होता है चिंग चिंग की मॉम के ऊपर जो कि शन के बार के सामने पहुँच चुकी होती है। वो आंट वांग को कॉल करती है और कहती है मैं उस लड़के के बार के पास आ चुकी हूँ, अगर चिंग चिंग बाहर निकले तो मुझे तुरंत बता देना। ये कहकर वो फर्क देती है। वो उस बार के अंदर जाने लगती हैं। वो बार के अंदर जाते ही बॉस को और एक वेटर्स को देखती हैं, और उस बार के अंदर सिर्फ एक ही लड़का होता है जो कि काम कर रहा होता है। उस लड़के को तुरंत देखते ही चिंग चिंग की मॉम समझ जाती है कि यही लड़का उनकी लड़की का बॉयफ्रेंड है। उसकी मॉम उसे जाकर कहती है तुम्हारा नाम शोयन है ना? शोयन कहता है हाँ वो मेरा ही नाम है, पर आप कौन है? वो जाकर एक टेबल के पास बैठने लगती है और कहती हैं मैं चिंग चिंग की मॉम हूँ, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? शोयन बिना कुछ कहे उनके पास जाकर बैठ जाता है। बॉस ये सीन देखकर वेट्रेस से कहती है ये लो आ गई मुसीबत। चिंग चिंग की मॉम कहती है तो मुझे बताओ तुम मेरी बेटी से कहाँ पर मिले थे? शोएन कहता है हम एक लेक के पास मिले थे और फिर इस बार में एक बार मिले थे, और मैं उससे तीसरी बार उसके बर्थडे पर मिला था। ये सुनने के बाद उसकी मॉम कहती है तो तुम बस मेरी बेटी से 3 बार ही मिले हो और तुम लोग अभी इसे डेट करने लगे। ये सुनने के बाद शोएन कहता है आंटी आप अपनी खुद की बेटी को नहीं जानती क्या?
क्या उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि एक लड़के से 3 बार मिलने के बाद वो उसे डेट करने लगेगी? चिनचिन की मॉम शोएन को देखने लगती है। उनकी आंखें सरप्राइज से भरी होती है। शोएन उनसे काफी अच्छे से बात कर रहा होता है। खैर तभी अचानक से चिनचिन की मॉम कहती है, मुझे बताओ तुम कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो? शोएन कहता है, मैं शंघाई में जाना चाहता हूँ, जो कि स्कूल ऑफ फाइनेंस है। ये सुनने के बाद चिनचिन की मॉम कहती है, तुम एक आम लड़के हो, तुम्हारे लिए फाइनेंस चुनना एक स्मार्ट चॉइस नहीं है। ये सुनने के बाद शोएन कहता है, मेरा गोल है बहुत अमीर बनने का। ये सुनने के बाद चिनचिन की मॉम के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आती है और वो अपने मन में कहती है, इसकी हाइट भी अच्छी है और इसका फेस भी और इसकी पर्सनालिटी भी, अगर ये सच में अपने सपनों को पूरा कर लेता है तो शायद से मैं हाँ कर दूं। खैर आगे वो शयन से कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हें ब्लेम करने नहीं आई थी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम चिनचिन के दोस्त हो तो, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लाइंस को क्रॉस नहीं करोगे। तुम एक स्मार्ट बच्चे हो, तुम्हें पता होगा मेरा क्या मतलब था इससे। श्वेन कहता है, फिक्र मत करिए आंटी, मैं सब समझ गया। चिनचिन की मॉम अपना फोन उठाती है और कहती है, क्या हम एक दूसरे को भी चैट पे ऐड कर सकते हैं? श्वेन हाँ कर देता है। उसके बाद वो उस म्यूजिक बार से निकल आती हैं। वो अपनी कार में बैठी होती है और काफ़ी ज़्यादा थकी हुई लग रही होती है। तभी से यहीं शिफ्ट होता है वेपर, जो कि अपने घर पे बैठा गेम खेल रहा होता है। असल में वो कॉल पे शोन से बात कर रहा होता है। शोएन दूसरी तरफ से कहता है, वे चलो चलते हैं, कल ड्राइविंग स्कूल के लिए साथ में साइन अप करते हैं। ये सुनने के बाद वे कहता है, इतनी जल्दी? शोएन कहता है, जितनी जल्दी हम ये कर लेंगे उतनी ज़्यादा हमारी टेंशन कम होगी। वे कहता है, ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स से पूछ कर बताता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है चिंग चिंग के घर पर। वो कुछ खा रही होती है, तभी उसकी मॉम आती है। वो अपनी बेटी से ऐसे ही कुछ बातें करती हैं। फिर आगे वो उससे पूछती है, तो तुम्हें कौन से कॉलेज जाना है, तुमने चूज करा? चिंग चिंग कहती है, मैं शंघाई में जा रही हूँ। ये सुनने के बाद उसकी मॉम अपने मन में कहती है, ये तो वही कॉलेज है जिसमें वो लड़का शोएन जा रहा है। वो अपनी बेटी से दोबारा पूछती है, क्या तुमने सच में डिसाइड कर लिया है? चिंग चिंग बालकनी की ओर जाते हुए कहती है, हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है। हम मेरे को देखते हैं जिसको लेने के लिए शोएन आया होता है अपनी स्कूटी पर। वे उससे कहता है, तुमको ज़्यादा ही जल्दी नहीं आ गए, जल्दी पीछे बैठ जा, हमें चलना भी है। वह बताता है कि उसके डैड ने उसे 2800 युवान दिए हैं। श्वेन बताता है, मेरे डैड ने मुझे 3500 दिए हैं। तेरे और मेरे पैसे मिलाकर 700 तो हो ही जाएंगे। ये हमारा पहला स्टेप होने वाला है मिलेनियर बनने की ओर। वो लोग हंसते हुए जा रहे होते हैं। आगे ये लोग ड्राइविंग स्कूल पहुंच जाते हैं। वहां का कोच कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। वो उन दोनों से कहता है, पहले जाओ और रास्ते की फील लेकर आओ। वे पहले गाड़ी में बैठता है और टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाता है। शोएन पीछे वाली सीट पर बैठा होता है। वे कार ऑन करते हुए बोलता है, हे शयन, तू ट्राई करना नहीं चाहेगा? शोएन कहता है, नहीं, मेरे लिए ड्राइव करना ईजी है। ये सुनने के बाद कोच कहता है, बच्चे चीज़ों को देखना और उन्हें खुद से ट्राई करना अलग होता है। ये सुनने के बाद श्वेन कहता है, अंकल क्या आपने लॉन्च कंट्रोल और ड्रिफ्टिंग के बारे में सुना है? ये सुनने के बाद वे और वो कोच दोनों ही हैरान हो जाते हैं। कोच हंसते हुए कहता है, बच्चे बकवास बंद करो और हमें दिखाओ अगर तुम ये सच में कर सकते हो तो। वो कोच कहता है, ये लो चाबी और ट्राई करना चाहोगे? शोएन कहता है, हाँ क्यों नहीं। चलो वे ड्राइवर की सीट से उतरो, मुझे ट्राई करने दो। शोएन ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। वे काफ़ी चिंता में होता है और कहता है, शोएन क्या तुम सच में ये कर लोगे? तुम हमें ठोक तो नहीं दोगे ना कहीं? शोएन कहता है, रिलैक्स कर यार, तुझे पता था है मैं अपनी जन जोखिम में नहीं डालता मजे के लिए। चलो अंकल, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लॉन्च कंट्रोल। वो कोच कहता है, अगर तुमने रिवर्स में पार्किंग कर ली तो तुम यहाँ पर आकर कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। शोएन कार को ऑन करता है और एक ही ट्राई में रिवर्स पार्किंग कर लेता है, जिसे देखकर वो कोच हैरान रह जाता है। और वे भी वो उससे कहता है, शोएन क्या तुम छुप छुप कर कार चलाना सीख रहे थे? शोएन कहता है, नहीं यार, मुझ में बस नेचुरल टैलेंट है। ये कहकर वो दोनों टेस्ट देकर बाहर आ जाते हैं। वे अभी तक हैरान होता है और कहता है, तुमने साइन अप करते ही रिवर्स पार्किंग कर ली, तुम कमाल के हो यार। अगर तुम पास हो गए और मैं फेल हो गया तो ये काफ़ी शर्म की बात होगी। शोएन कहता है, अरे नहीं यार, तुम भी पास हो जाओगे और फिक्र मत करो, तुम्हें और भी मौके मिलेंगे मेरे सामने एम्ब्रेस होने के। तभी शोन को किसी को कॉल आता है। वो कॉल को उठाता है और कहता है, कौन बोल रहा है? और वो कॉल असल में चिंचिंग के फादर का होता है। शोन उनसे कहता है, अंकल मेरी पहले ही चिंचिंग की मदद से बात हो चुकी है, क्या आपको किसी और चीज़ के बारे में बात करनी है? तभी चिंचिंग के फादर कहते हैं, क्या तुम आज शाम फ्री हो? मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, मुझे बस अपना एड्रेस भेज दो, मैं तुम्हें लेने के लिए एक ड्राइवर को भेज दूंगा। श्वेन उन्हें बता देता है कि वो ड्राइविंग स्कूल में अभी, पर ये कहकर वह फ़ोन रख देता है। वे उससे आकर पूछता है, किसका फ़ोन था भाई? श्वेन कहता है, अरे मेरे होने वाले ससुर जी का। ये सुनते ही वे हैरान, आप टीम हीरो में हो या विलन में, कमेंट करके बताओ। हो जाता है और कहता है, तुम सच में उस लड़की को डेट कर रहे हो? श्वेन वे से कहता है, यार तुम खुद से ही घर चले जाना, असल में मुझे कहीं और जाना है। सीन शिफ्ट होता है चिंचिंग के फादर के ऑफिस में। श्वेन वहां पर आया होता है। वो श्वेन से बैठने के लिए कहता है। श्वेन कहता है, अंकल चैन, मेरे और आपकी बेटी के बीच क्या चल रहा है? मैं वो सारी चीज़ें उसकी मॉम को समझा चुका हूँ। चिंचिंग के डैड कहते हैं, मेरी बेटी ने डिसाइड करा कि वो शंघाई म्यूजिक एकेडमी जाना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम अलग कॉलेज को चूज करो, पर इस बात पर श्वेन मना कर देता है। चिंचिंग के डैड कहते हैं, इतनी जल्दी ना मत बोलो, अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो जब तुम ग्रेजुएट होगे तो मैं एक अच्छी सी जॉब तुम्हारे लिए तैयार रखूंगा। शन को यह सुनकर थोड़ा गुस्सा आता है और वो उठकर कहता है, बस क्योंकि मैं उस कॉलेज में जा रहा हूँ जिसमें आपकी बेटी जा रही है, आप चाहते हो कि मैं अपना कॉलेज बदल लूँ?
अंकल चैन, क्या आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं? आपकी बेटी और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। हमारी तो जल्दी एक दूसरे से बात होना भी बंद हो जाएगी। पहले मैं हमेशा उस तरह जीता था जैसे लोग कहते थे, पर अब मैं एक अलग ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। अब अगर कोई मुझे कोई काम करने को मना करता है तो मेरा उस काम को करने का और मन करता है। ये कहकर श्वेन जाने लगता है। वो जाते जाते कहता है, आप जब भी लोग से बात करते हो तो क्या आप खुद को उनसे अपर लेवल का समझते हो, या तो सिर्फ ये तब होता है जब आप मेरे जैसे किसी से बात कर रहे हो? ये कहने के बाद श्वेन यहाँ से चला जाता है। अंकल चैन सोच में पड़ जाता है। वो तुरंत चिंग चिंग की मम को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं, मैंने उस लड़के से बात करी और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने चीज़ों को और ख़राब कर दिया। चिंग चिंग की मॉम उनसे कहती है, मैंने पहले ही कहा था वो आम लोगों जैसा नहीं है। तुम मुझसे खुद से बात करना चाहते थे, है ना? और अब तुमने कर ली और देखो क्या हो गया। अब तुम अपनी बेटी से क्या कहोगे? ये कहकर वो कॉल काट देती है। चिंग चिंग अपने घर पर बैठी गिटार बजा रही होती है। तभी उसके फ़ोन पर शोएन का मैसेज आता है और उस मैसेज में वो कहता है, क्या तुम आज बार में आओगी? मेरा आज गिटार बजाने का मन कर रहा है। चिंग चिंग कहती है, मुझे टाइम बताओ। शोएन कहता है, मैं म्यूजिक बार में 11 बजे तक रहूँगा। अगर तुम आती हो तो मैं ओरिजिनल सॉन्ग बजाऊंगा तुम्हारे लिए। ये सुनते ही चिंग चिंग थोड़ा हैरान होती है। वो अपने मन में कह रही होती है ओरिजिनल सॉन्ग। उसके बाद वो उसके मैसेज का रिप्लाई करते हुए कहती है, ठीक है नाम जी। शोएन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चिंग चिंग काफी खुश लग रही होती है। तभी से ही शिफ्ट होता है बार में। चिंग चिंग अपने गिटार के साथ वहां आ जाती है। शोएन उसे देखने के बाद कहता है, तो तुम आ गई, जहां मन चाहे बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, पर फिक्र मत करो, इस बार मैं तुम्हारे कप से पानी नहीं पाऊंगा। ये सुनने के बाद चिंग चिंग ब्लश करने लगती है। आगे वो उसे पानी लाकर देता है और उसके सामने बैठकर कहता है, चिंग चिंग, पहले तो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूंगा। मेरी तुम्हारे डैड से बात हुई थी आज शाम में। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कही थी जिससे मुझे काफ़ी गुस्सा आया था। मैंने तुम्हें आज इनवाइट इसलिए किया ताकि मैं उन्हें गुस्सा दिला सकूं। ये सुनने के बाद चिंग चिंग कहती है, कोई ना, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ उन्होंने क्या कहा होगा। उसके बाद चिंग चिंग कहती है, तुमने कहा था कि तुम एक ओरिजिनल सॉन्ग प्ले करोगे मेरे लिए। शोएन उठता है और हंसता है और उससे गिटार मांगता है। तभी यहाँ पर चिंग चिंग की मॉम आ जाती है। वो इधर उधर देखने लगती है। शोएन जाकर स्टेज पर बैठ जाता है और सबसे कहता है, मैं अब एक ओरिजिनल सॉन्ग गाने जा रहा हूँ। ये गाना होने वाला है, अगर एक दिन मैरिज बन गया तो। चिंग चिंग की मॉम उसके पास आकर बैठ जाती है। ये सुनने के बाद चिंग चिंग हंसती है। उसके बाद शोएन गाना शुरू करता है। वो उस जगह पर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। सारे एक्साइटेड होकर कहता है, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, मेरा मतलब है बहुत सारे पैसे कमाना। ये सुनने के बाद चिंग चिंग की मॉम कहती है, बहुत सारे से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कितने पैसे कमाना चाहते हो? शोएन कहता है, इतने पैसे कि आपके जो एक्स हस्बैंड है उन्हें मुझसे कोई दिक्कत ना हो। उसकी मॉम कहती है, क्या पैसे तुम्हारे लिए इतने मैटर करते हैं? शोएन कहता है, गरीबों की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स पैसे ना होने की वजह से आती है और आजकल तो चीज़ें और ख़राब हैं। उसकी मॉम कहती है, कैसी चीज़ें ख़राब है? शोएन शर्माते हुए कहता है, अरे मेरा मतलब था जैसे शादी के रिश्ते आना और तुम्हें लड़की वाले रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि तुम कम पैसे कमाते हो। ये सुनकर चिंग चिंग की मॉम हंसने लगती है और वह कहती है, तो तुम्हारे हिसाब से एक अच्छा आदमी किसे कहते हैं? उसके पास कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? श्रवण कहता है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। एक बंदा है जो कि KFC से $50 का खाना खाना चाहता है। उसके हिसाब से वो खाना बहुत ही महंगा है, और अगर वही खाना उसकी वाइफ या फिर उसकी बच्ची मांगे तो वो बिना सोचे समझे उन्हें वो खिलाएगा। एक अच्छा आदमी ये होता है, ये लोग काफ़ी देर तक आपस में बातें करते हैं। इतनी देर तक ये लोग टाइम देखना भी भूल जाते हैं। आखिर में श्वेन इन्हें बाहर तक छोड़ने जाता है। चिंग चिंग की मॉम को धीरे धीरे श्वेन पसंद आने लगता है। वो उसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट करने लगती हैं। वो श्वेन से कहती है, तुम्हारे साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा। अगर कभी चिंग चिंग तुमसे दोबारा मिलना चाहेगी तो फिक्र मत करो, मैं उसके साथ नहीं आऊँगी। श्वेन कहता है, आंटी आप परेशान मत होइए, मैं हमेशा अपने वादे निभाता हूँ। यह सुनने के बाद चिंग चिंग और उसकी मॉम कार में जाकर बैठ जाते हैं। श्वेन खिड़की पर कहता है, चिंग चिंग तुम अपना गिटार बार में ही भूल गई। ये सुनने के बाद चिंग चिंग कहती है, तुम उस गिटार को रख सकते हो कुछ दिनों के लिए, पर हाँ, मुझे वापस देना। आईसी और क्रेजी एनीमे रिकैप वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वो उसे बाय बोलती है। शोएन कहता है, ठीक है, फिर तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा अगली बारी का जब हम मिलेंगे। खैर उसके बाद उनकी कार यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर श्वेन की बॉस आती है और वह कह रही होती है, लगता है ये एक रोम कॉम की शुरुआत है। श्वेन उनकी तरफ देखता है। बॉस हंसते हुए कहती है, तुम अपनी सासू माँ से 2 बार मिल चुके हो और अभी भी नाटक कर रहे हो। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें इतनी प्यारी चिंग चिंग पसंद नहीं? यह सुनने के बाद श्वेन कहता है, अगर आप खूबसूरती को प्रायोरिटी बनाकर ये सब चीज़ें कह रही हैं तो ऐसे तो मैं आपको भी पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद बॉस हंसने लगती है और कहती है, जाओ अपना गिटार पकड़ो और अंदर जाकर गाना गाओ। सीन शिफ्ट होता है ड्राइविंग टेस्ट पर। वे गाड़ी चलाना सीख ही नहीं पा रहा होता। वो गाड़ी को इधर उधर घुमा रहा होता है। कोच भी उस पर काफ़ी गुस्सा करता है। आखिर में वह गाड़ी से उतर जाता है और कहता है, मुझे काफ़ी अनिंग लग रहा है, मैं कभी दोबारा तेरे साथ ड्राइविंग सीखने नहीं आऊँगा। मेरा सारा मोटिवेशन तेल लेने चला गया। श्वेन कहता है, अरे यार तुम कितने बेकार हो इस चीज़ में। तभी वह श्वेन से पूछता है, अच्छा मुझे बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी दिखती है?
श्वेन कहता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। उसके बाद श्वेन अपनी जॉब पे आ जाता है। वो वहाँ पर अपना फ़ोन निकालता है। वहाँ पर वो ग्रुप चैट चेक करता है जिसमें स्कूल का एक स्टूडेंट कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि श्वेन का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा गया है, पर क्या वो इंग्लिश में पास हो पाएगा? अगर कोई कॉलेज उसे लेता है तो मैं लाइव स्ट्रीम पर आकर टटी खाऊंगा। सब लोग बेसिकली श्वेन का मजाक उड़ा रहे होते हैं, पर वे अकेला श्वेन की तरफ से बोल रहा होता है और कह रहा होता है श्वेन के अच्छे नंबर्स आएंगे। वे में और बाकी के स्टूडेंट्स में बहस शुरू हो जाती है। वे अकेला श्वेन की तरफ से लड़ रहा था। शोएन इन लोगों को बातें करते हुए देखता है और वो अपने मन में कहता है ये लोग कितने ज़्यादा चाइल्डिश हैं। वो ग्रुप चैट को बंद कर देता है और अपने मन में कहता है कल रिजल्ट आ जाएंगे। वो चिंग चिंग को मैसेज करता है और कहता है क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कौन से कॉलेज जाने वाली हो? चिंग चिंग बताती है वो शंघाई जाने वाली है। इनकी ऐसे ही थोड़ी बात होती है। चिंग चिंग उससे कहती है मेरे गिटार के साथ कुछ होना नहीं चाहिए। श्वेन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उसका ट्रेजर जैसे ध्यान रखूंगा, यहाँ तक कि मैं उसे गले लगा लेता हूँ जब भी मैं सोता हूँ। ये सुनने के बाद चिंग चिंग उसे ठरकी बोलती है। श्वेन हंसता है और कहता है मैं तुम्हें थोड़ी ना गले लगा रहा हूँ जो तुम मुझे ठरकी बोल रही हो। चिंग चिंग कहती है अब बकवास बंद करो। उसके बाद चिंग चिंग कहती है तुमने जो सॉन्ग लिखा था क्या तुम मुझे उसके लिरिक्स भेज सकते हो? श्वेन कहता है ठीक है, पर कॉपीराइट ना पाने के लिए आपको 10,000 देने पड़ेंगे। चिंग चिंग कहती है ठीक है, हमारी डील रही। इनका ऐसे ही थोड़ा हंसी मजाक चलता है, पर जो अपना श्रेन होता है वो सच में अपना अकाउंट नंबर भेज देता है। मतलब कॉपीराइट के पैसे लेने के लिए वो असल में मजाक कर रहा होता है। उसे लगता है कि चिंग चिंग पैसे नहीं भेजेगी, पर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अकाउंट पे मैसेज आता है 10,000 आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। ये देखने के बाद श्वेन अपने मन में कहता है ये लड़की कितनी खूबसूरत है और इसके पास पैसे भी हैं। चिंग चिंग कॉमिक्स पढ़ने लगती है। शन उसे अपने गाने के लिरिक्स भेज देता है। वो कहती है अच्छा काम करा, अब तुम जा सकते हो, और वो वापस से कॉमिक्स पढ़ने लगती है। उसकी मॉम चिंग चिंग को मुस्कुराते हुए देखती है और अपने मन में सोचती है क्या ये लड़की सच में सीरियस है? तभी सीन शिफ्ट होता है श्वेन के घर पर, जहां उसकी मॉम बार बार घड़ी को देखे जा रही होती है और कहती है टाइम बस होने ही वाला है। आखिर ये श्वेन अभी तक उठा क्यों नहीं है? श्वेन के डैड कहते हैं वो कल रात घर लेट आया था। उसकी मॉम उसके डैड को उसे उठाने के लिए भेजती हैं और बार बार घड़ी को देखे जा रही होती हैं, पर अभी तक श्वेन उठा नहीं होता है। उसके डैड वापस आ जाते हैं। उसकी मॉम कहती है आखिर वो कर क्या रहा है? अगर उसके नंबर्स अच्छे नहीं आए होंगे तो वो गया। श्वेन के डैड कहते हैं उसकी एडमिशन टिकट टेबल पे रखी है, हम उन्हें खुद भी तो चेक कर सकते हैं। श्वेन की मॉम थोड़ा गुस्सा तो होती है, पर फिर वो खुद से रिजल्ट चेक करने के लिए मान जाती है। श्वेन के डैड लैपटॉप पर बैठकर उसका रिजल्ट चेक करने लगते हैं। श्वेन की मॉम उसका रोल नंबर बता रही होती है। उसके डैड ऑनलाइन रिजल्ट चेक करते हैं। तभी यहाँ पर उठकर श्वेन आ जाता है। वो पीछे से कहता है तो क्या आप लोगों को मेरा रिजल्ट मिल गया? उसकी मॉम कहती है वही ढूंढ रहे हैं, क्या इंटरनेट सही नहीं चल रहा है? श्वेन अपना फ़ोन निकालते हुए कहता है एक सेकंड रुकिए, मैं अपने फ़ोन पर चेक करता हूँ। और जब वो अपनी इन्फॉर्मेशन डालता है तब उसका रिजल्ट उसके फ़ोन पे आ जाता है और श्वेन का स्कोर आया होता है 558, जिसे देखकर उसकी मॉम कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती हैं। उसके इंग्लिश के नंबर्स देखकर उसके डैड इतने शॉक हो जाते हैं कि वो कहते हैं क्या तुमने इंग्लिश में चीटिंग करी थी? श्वेन हंसते हुए कहता है नहीं, मैं बस लकी था, मैंने हर एक चीज़ सही गैस करी थी। श्वेन का जो रिजल्ट होता है वो टॉप टियर होता है, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। श्वेन की मॉम कहती हैं जल्दी से इसके ग्रैंडपा और इसकी ग्रैंडमा को कॉल करिए और उन्हें यह खुशखबरी बताई है, और बाकी सारे रिलेटिव्स को भी। श्वेन कहता है मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि मैं टॉप ग्रेड लाने वाला हूँ। श्वेन अपना फ़ोन चेक करता है। उसे भी का मैसेज आया होता है जो कि उसे बताता है कि उसे 507 नंबर्स मिले हैं। वो श्वेन से उसका रिजल्ट पूछता है, और जब वो श्वेन का रिजल्ट सुनता है वो हैरान रह जाता है। वो शोन से कहता है सच में तुम्हारे इंग्लिश में 125 कैसे आए? तुमने पक्की बात है चीटिंग करी होगी। तुम्हारे 558 आए हैं। तुम सच में एक टॉप कॉलेज में जा सकते हो। वे श्वेन के लिए खुश होता है। उनकी स्कूल की ग्रुप चैट में काफ़ी शोर मच रहा होता है। वे अपने मन में कहता है अभी तो मैं तुम लोगों को एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ। तुम्हें शोइन का रिजल्ट बताकर वो ग्रुप चैट में शोइन का रिजल्ट सेंड कर देता है, और उसका रिजल्ट देखने के बाद पूरी की पूरी चैट क्रेजी हो जाती है। वो चैट फुल ऑफ रिएक्शन से भर जाती है। सब लोग शोन की तारीफ कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम एनगियाओ को देखते हैं जो कि अपने फ़ोन पर उसी ग्रुप चैट को देख रही होती है और अपने मन में कह रही होती है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? शोइन ने 558 स्कोर किया है। वो लड़का पहले मेरे पीछे पागल था और मैं उससे अटेंशन भी नहीं देती थी। आखिर ये सब कब चेंज हो गया? आखिर क्यों? वो मुझे छोड़ने के बाद और बेटर कैसे हो गया? ये कहते वक्त मांडियाओ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अपने फ़ोन को वापस से अपने पॉकेट में रख लेती है और वह गहरी सोच में डूब जाती। आईसी और क्रेजी एनीमे रिकैप वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।